बिहार में वो कौन सी चुनौती थी जो आपको आपके रोंगटे को आज भी याद करके खड़े कर देती है? बिहारी खुद अपनी ज़मीन पर रहना नहीं चाह रहे थे और कैमूर तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ गुप्ता धाम है। गुप्ता धाम में हमें एक्सप्लोर करना था, रिसर्च के लिए हम गए थे। मैंने देखा 7 राइफल्स थी, करीबन 6 लोग बैठे थे वहाँ कुटिया में स्वामी जी के अलावा 6 लोग बैठे थे। क्यों नहीं बिहार में टूरिज्म इतना फला फूला? झारखंड जब अलग हो गया तो उस कोल माइंस एंड वो सारा अलग हो गया। अब बिहार के पास कोई इंडस्ट्री कहाँ बची? क्या आपको पता है कि बिहार इज़ द सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन फुटफॉल की जगह? फॉरेन कंट्री में अगर वो एक जगह भी होता तो उसका पूरा स्टेट का टूरिज्म उस पर चलता। क्या बात कर रही है? बिहार में है रॉक आर्ट पेंटिंग। सरकार से पहली बार आप टकराए कब? सायरन बजती हुई कार आई और हमारे कार के बगल में खड़ी हो गई। अच्छा जी हाँ, और वो उसमें थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ऑफ बिहार। नीतीश जी उस समय रात के 11:30 बजे अपनी कार में से उतर करके उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों आई थी आप बिहार? एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे नालंदा पर। मेरे लिए ये था कि मैं उस धरती पर जा रही हूँ जहाँ पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती, और मुझे एक सपना था कि क्या फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी अगर हम बनाए तो। अच्छा। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री देखी नालंदा की, क्योंकि हमारी किताबों में एक पन्ना था नालंदा का कभी, और वो पन्ना याद भी नहीं था हमें। जो लेगेसी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसने देश विदेश के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जहाँ पे आर्यभट्ट ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया, जहाँ पे नागा अर्जुन वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, वहाँ के शिक्षक भी रहे हैं। खिलजी ने जलाई हुई जो लाइब्रेरी थी, जो 6 महीने तक जलती रही। 6 महीने तक जलती रही? जी बिल्कुल। क्या एविडेंस है? क्योंकि वो लाइब्रेरी में किताबें 1, 2, 10,000 नहीं थी, वहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स थी। आज हमारे बीच हैं वैशाली सीता। मुंबई से निकली 2007 में और बिहार आई। बिहार के चप्पे चप्पे में घूमी। जब माओवादी अपने चरम पे थे तब भी उन्होंने डर नहीं माना, उन्होंने रुकना नहीं स्वीकार किया और वो चलती रही पहाड़ों के पार, कभी वैशाली में, कभी बोधगया में, कभी जहानाबाद में, कभी पूर्वी चंपारण में, तो कभी पश्चिमी चंपारण में। हम पूरी जर्नी, 18 साल की जर्नी को आज समझेंगे कि एज ए महिला उन्होंने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया है। आइए स्वागत करते हैं वैशाली मैडम, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। थैंक यू। मैं क्या कहूँ, आपने तो इतना कुछ कह दिया। मैं बस इतना ही कहूँगी कि नमस्कार आप सब लोगों का। मैं भी स्वागत करती हूँ काके टॉक्स में, और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं रांची आई हूँ और आपसे मिलना हुआ, और रांची ने भी स्वागत बहुत प्यार से किया। आज हम लोग रांची के एक अच्छे होटल, मतलब एक बहुत ही क्लास का होटल है ये, हॉलीडे होम, जहाँ पे हम लोग बैठ के ये चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि वैशाली मैम जब बॉम्बे आई तो पहला सवाल तो मैं ही लूँगा कि बिहार में वो कौन सी चुनौती थी जो आपको आपके रोंगटे को आज भी याद करके खड़े कर देती है? रोंगटे तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मुझे एडवेंचर हमेशा अच्छा लगा है, और एडवेंचर से मेरा नाता बचपन से रहा है। और कहते हैं कि जब बिहार के बारे में सोचा 2007 में, तभी जिस बिहार उभर रहा था वो अपने 20 दशकों से, मतलब 2 दशक उसके ऐसे रहे हैं जब बिहारी खुद अपनी ज़मीन पर रहना नहीं चाह रहे थे। तो मेरा 2007 में जाना, एक मैं जिस फैमिली से आती हूँ, मेरी मम्मी ने कहा कि बिहार जाना है, तो वहाँ के लिए तो पता है ना न्यूज़ में क्या आता था। तो मैंने कहा कि मैं जिन लोगों के साथ जा रही हूँ मुझे उन पे विश्वास है,
और बस उतना ही कहना काफ़ी था, क्योंकि मेरी माताश्री को मुझ पर पूरा विश्वास था और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें जिस तरीके से पाला बड़ा किया, उसने जिस चुनौती का सामना किया, तो शायद कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर भी आया है। तो बिहार में आना और रोंगटे खड़े करना, इसका मैं बस एक ही कह सकती हूँ कि एक ऐसा वक्त था जब हम एक्सप्लोर कर रहे थे, और कैमूर तो आप जान ही रहे हैं, वहाँ गुप्ता धाम है, और गुप्ता धाम में हमें एक्सप्लोर करना था। रिसर्च के लिए हम गए थे और पहाड़ी चढ़ के जाना होता है, और गर्मी का समय था। हम लोग कुल मिलाकर के 6 लोग थे। एक मैं अपनी एक फ्रेंड है राइटर, उनको मैं ले गई थी स्पेशली ताकि कंटेंट राइट कर सके वो, और एक हमारे पार्टनर थे जिनकी वजह से मैं बिहार गई, जो मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। तो उन दोनों के साथ और 2 मतलब एक गाइड थे और एक व्यक्ति गांव के थे, ठीक है। तो ये दोनों गए। अब इसमें रोचक बात ये थी कि जो गाइड के साथ हमने जाना था उसने इनकार कर दिया। अच्छा। ठीक है, क्योंकि उसने कहा नहीं वो लोग हमें मार देंगे, ऐसा अच्छा। पहले ही सुन लिया हमने। बिहार में गाइड आपको इजीली मिल गया था? वो भी 2007 में? जी, मतलब मुश्किल होता है, लेकिन भाई अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो हमें कन्विंस करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक वक्त होता है और हमें कुछ टाइम बिताना पड़ता है, ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि नहीं आप हमारे साथ भी सेफ हैं। लेकिन 30-31 वर्ष की उम्र में आपके दिमाग में कुछ तो डर चल रहा होगा कि आप बिहार जा रही है। ट्रुथफुली मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं जिनके साथ जा रही हूँ मुझे उन पे विश्वास था, और मुझे ज़्यादा सोचने, अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचती ना, वो बोलते हैं ना कि डर जो है वो इंसान को कमज़ोर बना देता है। True. और कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो मैं उसी जीत की तलाश में थी, और जो रोंगटे खड़े करने वाली जो बात आपने कही, उसके करीबी बात कहती हूँ। मेरे तो नहीं हुए, मेरे साथियों के हो गए थे, क्योंकि हम लोग कैमूर की घाटियाँ चढ़े, गर्मी थी, अंदर गए और मतलब चढ़ रहे थे, धूप थी, पानी सिर्फ 8 से 9 लीटर ही उठा सकता था एक मतलब पूरा ट्रुप। अब वहाँ एक कुआं था, कुएं में से पानी निकाला, फिर 8-9 लीटर हमने लिया, आगे गए पानी भी एग्जॉस्ट, फिर एक पहाड़ चढ़ना है, दूसरा पहाड़ चढ़ना है, फिर तीसरा पहाड़ चढ़ के, हाँ जी, कैमूर घाटी में नीचे उतरते हैं। कार हमने छोड़ दी थी वहाँ विलेज में, ठीक है, नीचे। अब वो भी रिस्की था, लेकिन हमने छोड़ दी कि भाई देखा जाएगा। और फिर हम अपने कैमरास जो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का हमारे पास थे, किट्स, वो लेकर के हम तो गए थे। इरादा ये था, क्योंकि मेरे पार्टनर इसके पहले जा चुके थे कैमूर, और उनको पता था कि गुप्ता धाम में जाना है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे एक स्वामी जी रहते, मतलब तो वो खाना बना लेते हैं, वहाँ बाकी सब कुछ होता है लेकिन मसाले नहीं होते हैं। तो हम अपने साथ जो है थोड़ा सा मिर्ची, हल्दी और नमक ये लेकर के गए थे। रहना था वहाँ रात को, ऐसा इरादा था। पहुँचने से थोड़ी देर पहले एक चापाकल होता है, अब तो मुझे लैंग्वेज भी आ गई है बिहार की, तो चापाकल होता है, तो चापाकल के हमने पानी पिया, क्योंकि पानी एग्जॉस्ट हो जाता था। हम थके थे, और जो जेंट्स थे हमारे साथ वो थोड़े आगे थे हमसे, हम थोड़े पीछे थे। अब जब तक मैं उस कुटिया में गई जहाँ पे स्वामी जी थे, मैंने देखा 7 राइफल्स थी। राइफल? जी, बिहार में राइफल? हाँ, मतलब बंदूकें थी वहाँ पे। अब एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कौन सा कैसे। में राइफल ही होता। हाँ जी, और 2 नई थी, एकदम ब्रांड न्यू। अब मैंने तो देखा और मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ, पर उसके पहले मैंने मेरे जो पार्टनर्स ट्रूथफुली नहीं लगा था, लेकिन हाँ थोड़ी चौंक ज़रूर गई थी कि ओ ये क्या है। तो मेरे जो पार्टनर्स थे वो थोड़े सहमे हुए थे कि ओ जब वैशाली आएगी तो क्या सोचेगी, उन्होंने मुझे बाद में बताया। अब क्या हुआ कि मैंने अंदर जाते ही सबको नमस्कार किया, तो वो सब लोगों ने भी नमस्कार किया। करीबन 6 लोग बैठे थे वहाँ कुटिया में। स्वामी जी के अलावा 6 लोग बैठे थे और 7 राइफल थी।
अब तो अंदर आए, हमने फिर बातचीत शुरू की उनसे। एक सेकंड में हाँ रुको। जी। स्वामी जी भी कहीं सातवां व्यक्ति तो नहीं थे उसमें? नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब इस पे मैं क्या कहूँ। तो लेकिन हाँ, कहते हैं कि वहाँ पे जो मंदिर में पूजा वूजा सब वो स्वामी जी करते थे, तो हमें उतना पता था। अब हम गए और बातचीत चल रही है, मैं भी बात करने लग गई उनसे फ्रैंकली, हेलो हाय ये वो सब कुछ बात की। और उन्होंने हम लोगों को गुप्ता धाम पूरा घुमाया भी। अच्छा। अंदर पूरा मंदिर अंदर घुमाया भी, क्योंकि गुफा है, शिवलिंग की तरह वहाँ पे सारा जो स्ट्रक्चर है वैसे है, कई शिवलिंग हैं, तो वो सब किया। और उसके बाद फिर हमें कहा कि मैम उठाइए राइफ़ल। अब मैंने भी मस्ती में, मेरे को भी मतलब मैंने कहा पहली बार मौका मिला है, उठा ही लेते हैं, तो मैंने भी राइफ़ल उठाई। वो फ़ोटो है, शायद अगर शेयर कर पाऊँगी तो कर दूँगी। ठीक है। राइफ़ल उठाई। अच्छा, राइफल वाले फोटो भी हाँ है। क्या हुआ? मतलब वो एक एक्साइटमेंट था। और मैंने फ़ोटो निकाला, फिर वो बोलते चला दीजिए। मैंने बोला भाई माफ़ करो रहने दो। बोले नहीं नहीं चला दीजिए। तो ये एक सिचुएशन थी। लेकिन उस दिन फिर ये हुआ ना, हम लोगों को वहाँ पे एक कुंड है, तो वो हम शूट किए और इरादा रहने का था। लेकिन जब ये राइफ़ल देखी, 6 लोग देखे, हम सिर्फ 6 थे जिसमें 2 महिला थी। और उसमें भी ये हो गया कि वो जो 6 लोग हैं ना, वो जो हमारा गाइड था जो आने वाला था उसके फादर आए हमारे साथ। अच्छा। बच्चा नहीं आया जो जाता है, वो उनके साथ गाली गलौच कर रहे थे, मतलब कि देख लेंगे हम उसको, ये है वो है, तो समझ में आ रहा था। नक्सलियों का दुश्मन था। अब ये पता नहीं है कि अब मैं क्या कहूँ कि नक्सली थे था। नहीं थे, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई राइफल क्यों थी उनके पास। ठीक है ना, पुलिस वाले थे ना कुछ था। खैर बिहार में तो ऐसे भी पहले राइफल हुआ जी। करता तो अब ये हुआ कि हम लोग जब कुंड से लौटे, स्वामी जी ने खाना वाना तैयार कर दिया था मज़े से, वहाँ चावल दाल भुजिया आलू का। आज भी याद है आपको? जी जी बिल्कुल। और अच्छा। अरे याद नहीं रहेगा तो वो सब हमने खाया। बज गए थे करीबन 5:45। मेरे पार्टनर्स ने कहा कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लौट जाएंगे। तो हमने तय किया कि हम लौट जाएंगे, बिकॉज पता नहीं है ना रात को क्या होगा क्या नहीं होगा, यू जस्ट नेवर नो। तो हम फिर लौटना शुरू किए। अब सोचिए 6 बजे हैं, 6 साढ़े 6। अब रात के अंधेरे में हमने पहाड़ क्रॉस करना है, 3 पहाड़ क्रॉस करके जाना है विलेज में हमारी कार के पास। गर्मी का मौसम था। गर्मी का मौसम था, रात को थोड़ा सा शीतल हो जाता है थोड़ा बहुत, तो जंगलों में। अब चढ़ना शुरू किए। बस भगवान की मेहरबानी कहूँगी कि उस दिन चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी, तो थोड़ी लाइट थी। और हमें जो गाइड है उन्होंने कहा मैम आप लोग कोई भी टॉर्च मत जलाइएगा, क्योंकि हम सब इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं, तो टॉर्च नहीं जलाना है। क्यों? पहाड़, क्योंकि वो इलाका नक्सली था। अच्छा। तो अब ऐसे इलाके में टॉर्च जलती है ना, तो यू नेवर नो कहाँ से कौन आ जाए या क्या हो जाए। और कई बार होता है ना कि आपसी दुश्मनी भी होती है, कुछ भी हो सकता है। Correct. तो इसलिए हमें ये कहा गया, अब जो कहा गया हमें तो वैसे चलना है। बिल्कुल। अब हम चलते बने। हम रात समझ लीजिए 6:30-7 बजे मतलब पहाड़ चढ़ना शुरू किया। हम करीबन रात को 2 या 3 बजे पहुँचे होंगे नीचे। मतलब चले थे थोड़ी स्पीड में, रात को थोड़ी गर्मी कम लग रही थी, लेकिन वो एक अंदर थोड़ा भय भी था और एडवेंचर भी था, और उसके साथ हम गए। ये था वो मोस्ट रिमेम्बरिंग इंसिडेंट। करती हैं तो हाँ, मज़ा आता है सुनाने में। मम्मी को आप फिर वहाँ से निकल के फ़ोन की थी? नॉट रियली, मैं डराती नहीं हूँ, बिकॉज नॉर्मली कुछ ऐसा होता है तो मैं नहीं कॉल करती, क्योंकि फिर वो फिक्र करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ मतलब हम सही सलामत तो पहुँच ही गए थे। बाद में जाने के बाद बताया, क्योंकि फ़ोटोग्राफ फेसबुक पे है मेरे। अच्छा। हाँ, आप लोग देख सकते हो। ठीक है। हाँ, ओह ग्रेट। तो यही था कुछ। लेकिन एक बात बताइए, एक व्यक्ति नॉर्मल इंसान भी बिहार जाने में कतराता था उस वक्त और उससे पहले तक, फिर आप में ये हिम्मत कैसे आई और क्यों आई? वो कहते हैं ना कि जैसे जो डर गया सो मर गया, बस वही बात है। और मैं मरना नहीं चाहती हूँ। हाँ, आप मुंबई से आई थी, लोग अकेली लड़कियाँ
मुंबई भी जाने से कतराती थी किसी समय जी में, अब जी तो जी लोग फ्रीक्वेंटली नहीं बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल लेकिन आप मुंबई से बिहार आई थी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। अकेले? अकेले, या बहुत आश्चर्य की बात है। और आप उम्र के उस मुकाम में थी जहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जी सकता है, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो डर होना बहुत जेहन सा था। नहीं नहीं, वो तो स्वाभाविक था, लेकिन बस मुझे अपने जिनके साथ में आई थी ना, मुझे उन पे विश्वास था। क्यों आई थी आप बिहार? ओके, दैट इज़ वंडरफुल। तो ये मेरे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, यूनिक रहा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो आज मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो उनका नाम है अदिति नंदन और दिव्याब आर्यन। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे नालंदा पर। ओके। रिवाइवल पर हम बनाना चाहते थे कि ये जो रूइंस हैं उसको हम कैसे रिवाइव करें, तो ये थॉट था। अब ये बात हुई कि भाई प्रोडक्शन में तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड रहा है स्टेज का, शौकिया, नॉट कमर्शियली, शौकिया रहा है। तो मैंने कुछ स्टेज किए हैं पहले, टीवी शोज़ किए हैं, तो मुझे स्टेज का काफ़ी अनुभव है, शौक था। तो मुझे जो, और वो दोनों भाई हैं, तो उसने कहा कि भाई हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, आप पे कर सकते हैं, तो आप प्लीज़, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेरे मतलब हमारे साथ चलिए। तो मैंने कहा कि कितने दिन लगेंगे, तो बोले 7 दिन। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अपना निकल पड़ी। मम्मी ने थोड़ा बोला और मैंने आपको बताया कि मैंने क्या जवाब दिया, और मेरी मम्मी को ये भी पता है कि ये रोकने से रुकने वाली नहीं है, तो ये भी था मेरे बारे में। अब ये हुआ कि मैं बिहार पहुंच गई, पटना, पाटलिपुत्रा, और वहाँ पे आने के बाद लाइक हमें लोकेशन पर जाना और प्रोडक्शन मैंने संभालना था, बैक हैंड जॉब पूरा मैंने करना था। पहुंच गए हम फिर नालंदा, ये सारा चीज़ करके 7 दिन तो मेरे पटना में ही लगे। अच्छा। उसके बाद नालंदा पहुंचे, और नालंदा पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नालंदा जर्नी टू विजडम। पहली बार जब आप पटना लैंड की तो आप क्या महसूस की थी? वाह, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले, और थोड़ा सा स्टडी भी इंसान करता है पहले बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में मीडिया में तो चर्चा ऑलवेज नेगेटिव ही रहती थी, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल जर्नी अगर हम देखें तो इसमें इतनी धरोहर है। और मेरे लिए ये था कि मैं उस धरती पर जा रही हूँ जहाँ पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती, और मैं पाटलिपुत्रा जा रही हूँ। मेरे लिए वो पटना नहीं, मेरे लिए वो पाटलिपुत्रा था, और वो क्यूरोसिटी थी। और मैं रह भी रही थी कुमरार इलाके में। अच्छा। तो दैट वाज द थिंग, क्योंकि मेरे पार्टनर्स थे, उनके ही घर पर मैं रह रही थी। और हाँ, स्टार्ट में लाइक हम लोग जब घूमते थे तो आंटी थोड़ी वरीड रहती थी कि 6-7 बज गए, आप लोग आए नहीं हो, लड़की है, बाहर से आई है, एंड ऑल दैट थिंग था। लेकिन बिहार में लड़कियां बहुत सेफ रही है, जहाँ तक मैं महसूस किया हूँ। आपका क्या अनुभव? ओह यस, मैं आज 18 साल से बिहार रही हूँ। मुझे बिहार में कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मुझे डर हो एज फीमेल। कभी ईव टीजिंग मैंने बिहार में कभी नहीं महसूस की है, जो मैंने मुंबई में भी की है। ट्रेन में आप जाते हैं, रास्ते पे जाते हैं, या इवन दूसरे कोई भी शहर में, चाहे दिल्ली है, चाहे भी है, या कोई भी शहर, लेकिन बिहार में आई कैन वाउच ऑन इट कि मुझे कभी भी इसका सामना नहीं करना पड़ा। या दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। करेक्ट। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खूबसूरत, क्योंकि हम लोग जब रिसर्च करते थे, करीबन 38 जिले घूमी हूँ, और कभी कभी रात को आए हैं। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे स्टक है। या 30-31 वर्ष की लड़की, मन में तो एक डर रहा होगा कि मैं बिहार जा रही हूँ। कितना भी आप स्टडी करके आए, मीडिया का जो हवा था, इनफैक्ट जो नक्सलाइट का इम्पैक्ट भी था बिहार में, जातियों का जो साम्राज्य और युद्ध था, ठीक है ना, इससे बिहार ग्रसित तो था। ये आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एहसास भी हुआ होगा। आप क्या कहते हैं? जहाँ तक आप डर की बात कर रहे हैं, तो डर मेरे फैमिली को था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं किस लिए जा रही हूँ, और मैं कोई भी काम करती हूँ तो मेरा ध्येय मेरा निर्धारित होता है कि मुझे क्या करना है। तो जब आपका ध्येय निर्धारित होता है ना, तो उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए कोई भी काम में। तो इफ और बट जहाँ आता है, वहाँ पे फिर डाउट आ जाता है, और आप जैसे ही डाउट में आ जाते हैं तो पहले ही डर जाते हैं।
तो कोई भी चीज आपको करने से पहले डर से जीतना पड़ेगा आपके। करेक्ट। कितने दिनों के लिए आप बिहार आई थी ओह वाह, पहली बार? मैं 7 दिन के लिए आई थी, लेकिन 25 दिन के लिए टिक गई थी। और फिर 18 साल। और फिर 18 साल, या करेक्ट करेक्ट। जी। ठीक है, फिर आप बिहार आई, 7 डेज स्टे करती हैं और 25 दिन आप टिक जाती हैं। जी। क्या क्या महसूस हुआ पहला 25 दिन? वाह, बहुत कुछ हुआ। बिहार में मतलब नई जगह में मैं प्रोडक्शन संभाल रही थी। दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल रोल, जहाँ मुझे ये देखना है कैमरा कहाँ से आएगा, जहाँ मुझे ये देखना है कॉस्ट्यूम कहाँ से आएगा, जहाँ मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, जहाँ पे मुझे आर्टिस्ट ढूंढने हैं, क्योंकि इट वॉज डॉक्यू ड्रामा काइंड ऑफ अ फिल्म जो हमने शूट करनी थी नालंदा में, और मुझे क्रू संभालना है, मुझे होटल बुक करना है नालंदा में जाके। दिस वॉज ऑल वॉट आई वॉज गोइंग टू डू इन अ न्यू सिटी। Since I was confident about this कि हो जाएगा, बिकॉज मेरे अंदर वो स्किल रही है, और मेरे पार्टनर्स जो है वो आज तक ये कहते हैं कि भाई वैशाली को दे दो, वो कहीं से कुछ भी करके वो चीज़ कर ही लेगी। तो ये रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट वो बोलते हैं ना, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होती है। आप में होगी, मुझ में हो सकती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो भी एक खूबी को लेकर पैदा होता है। तो शायद वो चीज़ मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से उनको लगा कि नहीं, वैशाली को ये संभालना चाहिए। ये जीन आपके जो ब्लड में आया, मराठी अगर आप होती तो मुझे लगता हाँ ये तो मराठी के जीन में होगा, बट आप तो गुजराती हैं। हाँ, मराठा से आप जरूर आई थी बिहार। ये डेयरनेस कहाँ से आया? गुजरातियों में क्या होता है इतना डेयरनेस? वेल, गुजराती में बिजनेस करने का डेयरिंग होता है। करेक्ट। वेल, आप सही बोल रहे हैं। गुजराती इज ऑलवेज प्ले सेफ। वो कभी भी किसी भी रिस्क वाले इसमें नहीं घुसते। मतलब कोई भी क्वारल्स में आप कहीं भी देखोगे नहीं कि गुजराती कोई उस तरीके की फाइट में या वैसे घुसेगा, सिवाय के चलो ऐसे नॉर्मली है, लेकिन वो लोग वैसी चीज़ों में नहीं घुसते हैं। और मैं मुंबई में कॉस्मोपॉलिटन प्लेस पर रही हूँ। मेरे लिए कभी भी जाति प्रथा, मतलब इवन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक में मैंने कभी प्रॉब्लम मुझे आया नहीं है। और जहाँ तक फियर का सवाल है, वो मेरे को सही में बचपन से नहीं था। क्योंकि ये था ना, मेरा सबसे पहला प्यार है साइकिल। किस उम्र? साइकिल किस उम्र? इट इज़ लाइक 3 साल की थी। अच्छा। तब से मुझे साइकिल पसंद है, जब से मुझे पता चला। और फिर मैं अराउंड शायद 5-6 साल की थी, किसी ने मुझे सिखाया, और मैंने घर में तब से डिमांड की मुझे साइकिल चाहिए। कभी नहीं मिली। मम्मी, तुमने कभी साइकिल नहीं मुझे दी, बिकॉज मेरी मम्मी ने ऑलवेज मुझे बेवकूफ़ बनाया कि एवरी टाइम वो मुझे प्रॉमिस लेती थी कि इस बार पास हो जाओगी, तुमको साइकिल दे देंगे। अब पास तो मैंने होना ही था, लेकिन साइकिल कभी नहीं मिली। 10th तक सोचो, तभी बच्चे कैसे होते थे, कितना भरोसा करते थे। आज के बच्चे करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हमें ही घुमा देंगे। हमें तो मैं तब तक उतना इनोसेंस था कि 10th स्टैंडर्ड तक मैंने विश्वास किया। उसके बाद मुझे लगा कि अब चांस नहीं है। और क्योंकि उसका रीज़न था कि मैं किसी की भी साइकिल मिलती थी ना, मैं उसको लेके भाग जाती थी। मतलब एक चक्कर तो मैं कर ही आती थी। समझ लीजिए कि मेरे हाथ में साइकिल आई तो 2-3 घंटे गए। मैं पड़ोसी की साइकिल ले जाती थी, उस तरीके का मेरा रहता था। और बस यही सब था कि डर तो नहीं था, बस आना था। और हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि द बैकड्रॉप फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, लेकिन मैं उसके लिए इवन मेरे अंदर ये है कि मेरे मामा और वो लोग सब थे ना, मैं मोस्टली मेरी मम्मी के साइड में ज़्यादा रही हूँ, तो वो लोग सब बड़े डेयरिंग बाज थे। और घर की फैमिली की मैं सबसे बड़ी लड़की थी। माई मदर वॉज द एल्डेस्ट, आई एम एल्डेस्ट इन माई हाउस। और मेरे सब वो जो मैं मामाओं के बीच में रही हूँ, जो लोग मुझे घुमाते थे अपने सर्कल में, और उनका थोड़ा धाक था। अच्छा। वैसे हाँ, तो रंगदारी नहीं बोलूंगी क्योंकि बिहार में रंगदारी होती है, तो लेकिन उनका चलता लेकिन था। गुजरातियों में भी रंगदारी, हाँ, उसमें भी अपनी रहती है। जी जी जी। फिर 25 दिन जो आप रही, पहला 25 दिन आपका बताइए कैसा रहा था? वाह, 25 दिन में वही, बाद में 7 दिन ये सब में चला। पटना में हमने आर्टिस्ट भी बुक किए। उसके बाद फिर हम चले गए नालंदा।
नालंदा, आप इस ध्येय से आई थी कि आपको नालंदा पे एक डॉक्यूमेंट्री जी बिल्कुल, नालंदा में डॉक्यूमेंट्री बनानी है, नालंदा जर्नी टू विजडम। Wow. ये हमने सेंसर सर्टिफाइड फिल्म बोर्ड से भी कराई है। ओके, जी हाँ, 2008 में। अच्छा, जी हाँ, और ये अराउंड ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन का 15 दिन का शूट था नालंदा रूइंस में। और अभी तो उसके अंदर तक किसी को जाने नहीं दिया जाता है, बैरिकेड है। उस टाइम पे हम सारीपुत स्तूपा पे चढ़े थे, और मतलब तभी अलाउड था। और हमने रात को भी शूट किया है, कोई डर का माहौल हमें नहीं लगा, क्योंकि क्रू था, बहुत बड़ा क्रू था, वहाँ का सपोर्ट था गांव वालों का। और इवन आर्टिस्ट भी हमने गांव के काफ़ी लिए थे, ताकि उनको भी फील हो कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। एक छोटा बच्चा भी था गाँव से जो हमने लिया था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर 25 दिन आप शूट किया और बस शूट ख़त्म हुआ और फिर लौट गई मुंबई। फिर बिहार से प्यार कैसे हुआ? बिहार से तो प्यार वहीं पे हो गया जब जिस होटल में रुकी थी ना। अच्छा, हाँ। जिस होटल में रुकी थी वो तथागत होटल था, मुझे आज भी याद है। तथागत होटल गवर्नमेंट का होटल है, अब उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और उस होटल की जब मैंने रूम से देखा, रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं, उसका जो नीचे एम्बियंस है वो भी अच्छा था, लेकिन वो उस कंडीशन में नहीं था कि मतलब मुझे ऐसे लगा इतना खूबसूरत है, सामने पहाड़ है और बगल में जैन तीर्थंकरों का एक पूरा सेटअप था। और मैंने कहा इतनी खूबसूरत जगह है और इसे टूरिज्म के लिए मतलब होना चाहिए, मतलब पीपल शुड नो। या तभी से आ गया था बस डॉक्यूमेंट्री की। फिर उसके बाद उपरांत फिर अगेन हमने दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में शोकेस किया इसका। 25 दिन के बाद आप वापस बम्बई जाती हैं। बिल्कुल। फिर ये शूट का एडिट हुआ, फिर एडिटिंग में हम थे साथ में, एंड देन फिर ऑडिटोरियम में इसका हम लोगों ने लॉन्च किया दिल्ली में, जहाँ पे तभी तो शीला दीक्षित जी और तभी भैरव सिंह शेखावत जी थे। हाँ जी, वो एक्चुअल में मेरे पार्टनर के मेंटोर थे। वो पसंद करते थे मेरे पार्टनर को, और कि भाई छोटा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है वैसे। तो हमारी एज तो था तभी। हाँ जी। और उनके घर के बाहर हमारा पोस्टर भी लगा था डॉक्यूमेंट्री का। तो उनका अटैचमेंट था नालंदा से, सो दैट वाज दैट। और हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, कौन है क्या नहीं, दैट वाज। और उस टाइम पे रविशंकर प्रसाद आए थे, ओशो सिद्धार्थ आए थे, मतलब हर तरीके के मतलब पार्टी के लोग वहाँ पर थे। तो द थिंग वाज कि हम इसे प्रमोट करें। फिर हम बिहार में भी हमने महोत्सव किया, नालंदा महोत्सव। दोबारा बिहार आई? जी। इसको फिर हमारा आइडिया था, मुझे ऐसे लगा कि हमें बिहार को अपनी धरोहर की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री तो बना दी, चलो हम इसको डाल भी दें कहीं पे। तभी यूट्यूब भी नहीं था, ठीक है, डाल भी दें, कहीं दूरदर्शन में आ जाएगा या कहीं पे आ जाएगा। लेकिन क्या उस जगह के लोगों को पता है अपनी धरोहर के बारे में कि इसकी पोटेंशियल क्या है? ये आइडिया आपके दिमाग में? जी बिल्कुल। और उसका रीज़न ये था कि क्या आपको पता है कि बिहार इज़ द सेकेंड हाईएस्ट फॉरेन फुटफॉल की जगह पैन इंडिया में? जी। वाओ। आफ्टर यूपी बिहार हैज़ द हाईएस्ट फॉरेन फुटफॉल। बिहार हैज़ द हाईएस्ट फॉरेन फुटफॉल्स आफ्टर यूपी। यस, माय गुडनेस। और यहाँ पर लोग बोध गया में आते हैं। ये डेटा आपको 2008 में उपलब्ध हो गया? जी बिल्कुल। ये तो मतलब अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो आपको पता चल जाता है, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड थोड़ा रिसर्च का रहा है। जी अच्छा, ये भी बात तो हमने ये रिसर्च किया, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ती है, ताकि उस चीज़ को आप डॉक्यूमेंट्री में पोर करें अगर ज़रूरत पड़े तो। और न्यूज़पेपर में रिलीजेस हो गए और काफ़ी चर्चाएँ हुई, लेकिन फिर भी क्या ये टूरिज्म बढ़ाएगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। क्योंकि हमारा मेन मोटो ये था कि रिवाइवल ऑफ नालंदा रूइंस, जो एंशिएंट नालंदा जी। और मुझे एक सपना था कि क्या फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी अगर हम बनाए तो ऐसी ही मतलब बड़ी बने, वैसा ही वर्चस्व हो। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी उस टाइम पे, और वहाँ पे देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। तो उसका गौरव कितना रहा है क्या? और उसको अगर हम फिर रिवाइव करें, फिर वो लेगेसी दे, तो ये सोच तब आई थी कि हम इसको करें। ये मतलब एक, मुझे पता है कि मैं ना गवर्नमेंट हूँ, ना मैं कोई वैसी व्यक्ति हूँ जिसके पास बहुत रिसोर्स है, लेकिन बस सपना था
कि ये इसको सपना आ करना गया है, था। ये सपना देख लिया। बहुत बड़ी बात थी। हाँ, मतलब कैसे पूरा होगा नहीं होगा वो नहीं पता था, another thing। लेकिन ये सपना था, देख लिया मैंने। और उस उपरांत ये हुआ कि फिर हमने काफ़ी नुक्कड़ नाटक किए और फिर इसको नुक्कड़ नाटक का क्या लॉजिक था? जी, एक्चुअल में डॉक्यू ड्रामा किसी को पसंद नहीं होता है। एक्चुअल में आपको भी मैं बोलूँगी डॉक्यूमेंट्री देखना है तो अनलेस आपको उसमें रुचि ना हो आप नहीं देखोगे, और उस टाइम पे लोगों को बुला के डॉक्यूमेंट्री दिखाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो दिखाना ही क्यों था लोगों को? दिखाना इसलिए था क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या है और उसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर ही बताया था कि आप इसके अंदर मतलब आर्ट एग्जीबिशन हमने लगाया डॉक्यूमेंट्री में, मतलब उसके जो स्टोरी लाइन में, फिर उसको उसका गौरव बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है, तो लाइक लिटरेचर फेस्टिवल किया जा सकता है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे बच्चों को बुला सकते हैं, मतलब हमने ये सारी चीज़ें तो की। ये सब करने के लिए फिर फंड कहाँ से अप्लाई? या तो ये तो हमने पहले तो डॉक्यूमेंट्री तो हमें फ्रेंड्स और उन सब से हमने पैसे इकट्ठे किए थे, और उस मुझे वक्त डॉक्यूमेंट्री बनाने में क्या इन्वेस्टमेंट हुई थी? बहुत ज़्यादा नहीं लगा था क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में उतना, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी करीबन आप 10 लाख के आसपास पकड़ के चलिए, 10-12 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था मोटा मोटी, मतलब वैसे। और फिर हमने जो शोकेस किया उसके बाद हाँ, 10 उसका लाख बहुत खर्चा था। जैसे हमने क्या किया, डॉक्यू ड्रामा कोई नहीं देखता, तो हमने एंटरटेनमेंट के लिए अलका याग्निक को बुलाया था कि उनका म्यूजिकल करेंगे। भीड़ बहुत जमा हो गई, पूरा हॉल बुक था, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में किया था, तो पूरा हॉल बुक था। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में नहीं, ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम नहीं, सॉरी, एसके मेमोरियल, एसके मेमोरियल, तो जो गांधी मैदान के सामने है, तो हमने उसमें किया, पूरा ऑडिटोरियम भरा था। और किनको बुलाया था आपने? इट वाज टिकट पे थे, ऑल्दो टिकट बिकी नहीं तभी हमें लॉस भी हुआ, करीबन 15 लाख का खर्चा था जो हमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। कई ब्यूरोक्रेट्स को हमने बुलाया था और काफ़ी सारे लोग आए थे उसमें, और पूरा भर गया था। कुछ स्पॉन्सर मिले थे छोटे मोटे, कोई 25,000 50,000, तभी कौन देता था, और हम भी नए थे बिहार के लिए, तो वैसे था, लेकिन हमने किया। उस उपरांत हमने और एक आर्टिस्ट को बुलाया, फिर हमने उस तरीके से हमने 2-3 और ये जुनून सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको लग रहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरव को बिहार में वापस लाया जाए। जी जी। और ये बात महाराष्ट्र से आई हुई लड़की सोच रही है बिहार में, उस समय में जब नीतीश जी की सरकार बनी थी 2008 में, राइट? जी। क्या बात है। तो बस फिर सिलसिला शुरू हुआ, नुक्कड़ नाटक किए, म्यूजिकल किए, विलेजेस में किए नुक्कड़ नाटक। फिर आगे क्या हुआ, आगे की कहानी? फिर आगे ऐसे लगा कि इससे भी पूरा नहीं होगा, फिर शुरू किया कि चलो यहाँ के सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लोगों तक पहुँचाते हैं, तो हमने रिसर्च शुरू किया, भ्रमण शुरू किया 2008 से। जी हाँ, और हर फिर डिस्ट्रिक्ट में जाना। जी 38 जिले पूरे घूम चुकी हूँ, राइट फ्रॉम पटना टू भागलपुर, और हर पटना टू डिस्ट्रिक्ट पे गया। आप डॉक्यूमेंट्री कर रही थी? उसके हमने फोटोग्राफी, हमने डॉक्यूमेंट्री, और हम एक कंटेंट राइटर को भी लेके घूम रहे थे, जो मैंने आपको कैमूर का बताया कि हम लेके गए थे। तो हम साथ में घूम रहे थे, और हमने करीबन अभी तक में करीबन 30 से ज़्यादा किताबें भी पब्लिश करी हैं, गवर्नमेंट के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और मेरी पहली जो किताब है वो है बुद्धा इन बिहार। नहीं, वो किताब पे हम बाद में आएंगे क्योंकि वो तो आसान था। सरकार से पहली बार आप टकराए कब, और सरकार का रिस्पांस कैसा था? सरकार, एक्चुअल में मुझे कोई एक्सपीरियंस सरकार का नहीं था, इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक लड़की या एक टीम जो किसी मकसद के साथ बिहार आई है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, उस बैरियर को क्रॉस करके सरकार के साथ एसोसिएट होना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मैं वो जर्नी भी थोड़ा सा अपने ऑडियंस के साथ चाहूँगा कि आप बहुत लंबी है कि क्या वहाँ पे क्या चैलेंजेस थे आपके सामने, और फिर कैसे ओवरकम किया आपने? ठीक है, एक्चुअल में हमें एक तभी ब्यूरोक्रेट थे, मुझे याद है राजेश भूषण जी थे शायद, और उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में थे या पीआरडी में थे शायद, वो पीआरडी में थे, तो उनको समहाउ किसी के कनेक्ट से हम ऐसे ही मिलने गए थे फॉर सम अदर रीज़न। ठीक है, तो शायद प्रेस रिलीज़ के लिए या समथिंग ऐसे।
तो उन्होंने कहा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं कर रहे हो। वाओ। तो मैंने कहा मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट के साथ काम करने का। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप आर्ट एंड कल्चर में जाइए, आप इसमें। तो हम गए और फिर हमने जो अब क्या बोलूँ, गए और वहाँ पे मिले, वहाँ से सैंक्शन भी हुआ। लेकिन आपको तो पता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताइए। पता चला कि गवर्नमेंट अगली बार पैसा नहीं देगी मुझे। नहीं, हम सरकार को बोल देंगे भाई मजाक में बोल दी थी। नहीं, तो एक्चुअल में ये हुआ कि आपको तो पता है कि गवर्नमेंट में काम करने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। तो हमने भी कहा, फिर एक जो छोटे वहाँ पे जो भी काम करते, हमें एक फ़ोन आया और हमें कहा कि आपके पैसे तो सैंक्शन हुए हैं, लेकिन फाइल में क्या लिखना है। और मैं तभी मुंबई में थी, मुझे याद है होली का टाइम था। और तो, ये 2010 की बात है। हाँ 10 की बात है। तो मैंने कहा कि आपको जो अच्छा लगे लिखिए। मैंने ऐसे कहा, मुझे नहीं पता था कॉल क्यों आया। अब हम जब मैं वापस लौटी तो मुझे कहा गया कि मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो खुश थी कि मेरा तो सैंक्शन हो गया था। तो बोले आपकी फ़ाइल का कुछ नहीं हो सकता, वो अभी डिब्बे में चली गई। हाँ, उस फाइल पर कोई थूकेगा भी नहीं, ये शब्द थे। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों बोला इसने। तो बोले कि नहीं ठीक है, बस वहाँ पे ख़त्म होगी कहानी। मैंने उसे कहा कि अब तुमको मतलब थूकेगा नहीं, ये तो आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि ये किताब मैं ज़रूर निकाल के रहूँगी और ये मैं गवर्नमेंट से ही निकाल के रहूँगी। ये मैंने उनको कहा। उनका अपना पर्सनल लस्ट था जो भी था, और ट्रूथफुली मुझे पता नहीं था क्या हुआ। उतनी इनोसेंस थी मेरे में, मैं ये कहूँगी। लोग बेवकूफ़ समझेंगे शायद मुझे, लेकिन ऐसा था क्योंकि मैंने कभी नहीं काम किया था। उस उपरांत फिर मैं चली गई, मतलब ऐसे हुआ। और फिर हमने टूरिज़्म में भी गए। हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको एक बात कह दूँ कि ये सिर्फ मेरी ज़िद थी कि गवर्नमेंट के साथ करना है। अदरवाइज़ हम ऑलरेडी हमारी किताब के लिए 35 लाख रुपए का स्पॉन्सरशिप ले चुके थे। अच्छा। यस, मतलब हमें हमारे फ्रेंड्स और जो कनेक्ट थे हमारे प्राइवेट, उससे हमें ऑलरेडी मिल चुका था मेरे बुक के लिए। वो बुक इतनी खूबसूरत बनी थी, रिसर्च पर थी, तो हमें मिल गया था। पर मेरी जिद थी कि मुझे गवर्नमेंट के साथ करना है, ताकि गवर्नमेंट के पास एक बढ़िया रिसर्च्ड बुक हो। फिर टूरिज़्म में हुआ, फिर वहाँ पे भी, वहाँ का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वहाँ पे सेक्रेटरी को बहुत अच्छा लगा, टूरिज़्म में हमारी फ़ाइल चलने लग गई। फिर एक बार ये हुआ, अब प्रॉब्लम क्या था ना कि गवर्नमेंट में ये होता है कि किसी का प्रोजेक्ट रिसर्च किया हुआ वो गवर्नमेंट कैसे ले, वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। टेंडर से हो सकता है, लेकिन अब मेरा प्रोजेक्ट का टेंडर कैसे होगा, ये प्रश्न था। Correct. वो लोग भी कंफ्यूज कि कैसे बनाएं। उस दौरान ये हुआ कि बिहार में ना बहुत सारे महोत्सव होते थे हर ज़िले में, क्योंकि वो उभर रहा था। तो वो चाहते थे कि लोकल्स जो हैं फेस्टिवल में आए। जैसे काको महोत्सव है, राजगीर महोत्सव है, अलग अलग महोत्सव होते थे, बोधगया महोत्सव है। तो वैसे काको महोत्सव हो रहा था, सूफ़ी महोत्सव, सूफ़ी वहाँ नाइट थी, तो वहाँ हो रहा था। हम भी गए शूट करने। अब ये था कि वो जो इलाका था उसमें मैं अकेली फ़ीमेल थी और वहाँ सारा ऑडियंस मेल था, और मेरे पार्टनर्स थे मेरे साथ, और उसमें नीतीश जी भी आए थे। अच्छा। और पूरा ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम पे, सारे ब्यूरोक्रेट, मोस्टली ब्यूरोक्रेट होते थे। ये था जहानाबाद। ओके। जी, काको जहानाबाद में पड़ता है। और रात का समय भी हो गया था। वो महोत्सव कवर करके हम लौट रहे थे, और उसमें ये भी हो गया कि वहाँ जो बांस होता है ना, मुझे आज भी याद है, बांस थे तो शायद कहीं से बांस निकाल दिया होगा, और उसमें मेरा पैर चला गया, और पूरा कीचड़ था मेरे पैर में। और फिर भी मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि हम मुंबई वाले वो जुझारू होते हैं, हमको सिर्फ उतना मुंबई पता वाले नहीं, गुजरात वाले। मुंबई वाले बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं। नहीं, हाँ, हम मुंबई की लोकल वाले हैं। लेकिन गज्जी लोगों में देखो देश कैसे चला रहे हैं, है ना, मुंबई वासी हो, आमची मुंबई। तो मैं फिर भी शूट कर रही थी, और पता नहीं कब, मतलब नीतीश जी भी देखे होंगे, और वहाँ पे इतना हुआ था कि टूरिज़्म मिनिस्टर जानते थे हमारे बारे में, वो भी थे वहाँ पे। और हमने एक छोटा सा ब्रोशर बनाया था अपने बुक का, और हमने उसे प्रेजेंट किया था थ्रू
टूरिज़्म मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को। तो वहाँ पे गया था, उनको ये भी नहीं पता था हमारा है क्या है, सिर्फ दिया था हमने। तो ये उसी समय बुक के पहले ब्रोशर छोटा सा बनाया था हमने बुक के बारे में, थोड़े 10-12 पेज का हमने बनाया था छोटा सा, एक डेमो होता है ना वैसे। अब लौट रहे हैं, आपको धनरवा पता है ना, धनरवा की लाई फेमस है, धनरवा की लाई बहुत फेमस है, लेकिन हाँ जहानाबाद, लेकिन जहानाबाद बहुत ही रिस्की प्लेस था। रात के 11:30 बजे थे और वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे पार्टनर्स थे, अब पार्टनर्स हैं तभी फ्रेंड्स थे, तो उनमें से एक ने कहा कि चलो चाय पीते हैं। वो भी थोड़ा फियरलेस था, पर मैंने कहा यार रात के वो बोलते ना आपको जोश होना चाहिए पर होश नहीं खोना चाहिए, वो वाली बात आपको है। जहानाबाद के बारे में जानकारी मिल गई थी। मुझे तब तक में जहानाबाद के बारे में जानकारी मिल गई थी। आप लोग गूगल कर सकते हैं कि जहानाबाद क्यों डेंजरस था। और ये हुआ कि हम लोगों की गाड़ी रुकी, मेरे पार्टनर चले गए चाय लेने और हम अंदर हैं, तो बोले कि चाय पीने आओ। उसने बुलाया, 32 आई गेस 33 हाँ 32 33 और रात के 11 बज रहे हैं, आप जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव में उतरती हैं चाय पीने के लिए। ये डेयरनेस बहुत सुंदर। और वहाँ पर फिर और क्या हो जाता है कि मेरे पार्टनर वहाँ से चिल्लाते हैं कि चाय पीने आओ। हम निकलते हैं, मैं और मेरे और एक पार्टनर। उसके बाद मुझे लगता है कि चलो मैं कार को लॉक कर देती हूँ, तो मैंने सेंट्रली लॉक कर देती हूँ और पता नहीं सडन ख्याल आता है कि यार चाबी वो लेके गया था या अंदर है। और कोइंसिडेंट ये था कि चाबी अंदर थी और मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि यार तुम लोग को कौन बोला था बाहर जाने को। इट वाज अ वेरी प्रेस करके कार ऐसे लगा दिया और वो सेंट्रली लॉक था। अब कैसे चाबी निकले, अब मैंने कहीं पे देखा था कि भाई आप रॉड से चाबी को खोल सकते हैं, तो मैंने सामने एक ट्रक था, उनसे पूछा, वो भी एक रिस्की चीज़ है कि हम ट्रक वाले को पूछ रहे हैं ये वो। मैंने उनसे पूछा, थोड़ा सा वो मुंबई वाला एडवेंचर था, तो उसने हमें रॉड दिया एक जो रहती है ना, और उससे मैंने खोल दिया। वो जो रब्बर निकालते हैं फिर डालते हैं तो खुल गया। हाँ, वैसे मैं कार चोरी करती नहीं थी कभी लेकिन एक्सपीरियंस तो लग रहा है कि कभी ट्राई किए हैं। पहली बार था लेकिन सक्सेस हो गया और कार का लॉक खुल गया। रात को 11:30 बजे लॉक खुल गया। जस्ट लॉक खुला और तब तक में हम देख रहे हैं कि सायरन बजती हुई कार आई और हमारे कार के बगल में खड़ी हो गई। अच्छा जी हाँ। और वो उसमें थे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री ऑफ बिहार। वाह। अब मेरी नज़र पड़ी उनके साथ टूरिज़्म मिनिस्टर भी थे तभी, तो उन्होंने कहा कि ये वही महिला है शायद जो महोत्सव में थी, तो उनका ध्यान गया बिकॉज आई वाज द ओनली फीमेल। तो उन्होंने कहा हाँ सर। यू वाज द ओनली फीमेल? अरे आपके अलावा कोई महिला रात में नहीं होगी बिहार के रोड पे। तो ये हुआ और आप बिलीव नहीं करेंगे, नीतीश जी उस समय रात के 11:30 बजे अपनी कार में से उतर करके उन्होंने मुझे पूछा कि मैडम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बात है, सैल्यूट। तो नीतीश जी को भी सैल्यूट। जी मैं सही में कहूँगी कि उस वक्त मतलब उनका वो सोचना, बाहर निकले मुझे पूछना, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं प्रॉब्लम था लेकिन सॉल्व हो गया है, मैंने खोल दिया है। तो बोले कि अच्छा। अब मौका मिल गया था, फिर उन्होंने पूछा क्या करती हैं आप, तो वहाँ पे हम करीबन नीतीश जी को बताई कि मेरा गाड़ी में चाबी छूट गया। हाँ जी। तो फिर चर्चा शुरू हुई। उन्होंने पूछा, एक्चुअल में वो सीएम है, अब हम क्या और बात करें। उन्होंने पूछा आप क्या करती हैं, और थोड़ा सा उनको पता चल गया था, मिनिस्टर ने भी बोल दिया था कि ये लोग बेसिकली भ्रमण करते हैं बिहार में। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ कहाँ घूमी हैं, तो ये सब बातें चली रास्ते पर उनके कार के। मेरा फोटो है वैसा वाला, तो हम ऑडियंस से शेयर करेंगे। तो वो उन्होंने फिर बात की, तो हमने कहा कि हम एक्चुअल में बुद्धिस्ट सर्किट पर काम कर रहे हैं और ऐसे है। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे कार के पीछे पीछे आइए, वरना मेरा कारवां जो है वो 1 घंटे तक आपको यहाँ से निकलने नहीं देगा अगर निकल गए तो हमने कहा ठीक है। कितने देर होल्ड किए थे रोड पे? करीबन शायद 15 मिनट तो होगा। बिहार एक लड़की को देख के रात को 11:30 बजे अपनी गाड़ी रोकते हैं और 15 मिनट रुक के इनसे हालचाल भी लेते हैं जी। तो एंड रियली आई अप्रिशिएटेड इट फॉर हिज केयर एंड कंसर्न। और
उसके बाद फिर हम चले गए अपना पटना, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे। दूसरे दिन एक खुशखबरी मिली हमें। लेकिन उस दिन तो अच्छा लग रहा होगा कि सीएम हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे बिकॉज सीएम एट दैट टाइम इन 2009 की बात है। सो कहानी कुछ ऐसी रही। और फिर नीतीश जी आप बता रही थी कि नीतीश जी आप अपने घर पे या ऑफिस में पर्सनली? नहीं, हाँ, उन्होंने मतलब वही उनका जो हाउस है उसमें उन्होंने उनके ऑफिस में हमें इनवाइट भी किया था, जानने के लिए कि हम मतलब क्या क्या करते हैं। और ये तो बाद में पता चला, मतलब तुरंत अभी नहीं बोला था, बाद में पता चला था। और ये हुआ कि नीतीश जी ने ये लोग जब कार में लौट रहे थे तो दूसरे दिन मुझे खुशखबरी मिलती है कि मैम आपके प्रोजेक्ट के लिए नीतीश जी ने एक सोल्यूशन निकाला है कि आपकी किताब जो है वो कमिटी फॉर्म कर करके इसे सैंक्शन दिया जा सकता है। तो मेरे लिए भी खुशी की बात थी कि चलो, मेरी जो जिद थी कि मुझे गवर्नमेंट को एक अच्छी किताब देनी है वो होगा। बात पैसे की नहीं थी, बट यू शुड ऑलवेज वैल्यू योर वो बोलते हैं ना वर्क। आई बिलीव इन दैट। ट्रू। और तब खास करके जब आप महाराष्ट्र से, बॉम्बे से छोड़ के अब बिहार जैसे स्टेट में आई हैं जी, तो वैल्यूज के लिए आई, पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर वहाँ से फिर वही सैंक्शन हुआ कि भाई हाँ वो लोग खरीदेंगे हमारी किताब को। और दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड। ऑल्दो वो सारी चीज़ को होते होते 2 साल लग गए। उसमें भी हिस्ट्री है, लेकिन उस हिस्ट्री में जाते नहीं है। तो दिस वाज ये मेरी कहानी। और फिर हमने 38 जिले जो हमने घूमे थे, हमने इवन प्रपोज किया कि वेबसाइट बनाइए, जिसमें हम वेबसाइट ऐसी बनाएंगे बिहार टूरिज्म पर कि वो एक एनसाइक्लोपीडिया हो बिहार का, और जिसे बच्चे भी प्रोजेक्ट के हिसाब से वर्क करें। हमने उस टाइम पे फ्लैश में, जैसे फॉर एग्जांपल वाल्मीकि नगर है, तो हमने शेर जो होता है, मतलब टाइगर रोर करता है, और उसके अंदर जाएंगे तो फिर देन यू एंटर इनटू इट। फिर रोड मैप है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मतलब इट वाज अ 360 डिग्री बाय 180 डिग्री वर्चुअल टूर। आज की तारीख में वो 360 कैमरा आ गए, उस टाइम पे नहीं थे। और उस टाइम पे हमने 360 डिग्री बाय 180 डिग्री वर्चुअल टूर करीबन 67 प्लेसेस के किए थे। क्या बात जी बिल्कुल। और पैनोरामा व्यू, तो ये सारा वेबसाइट में हमने डाला था बिहार सरकार को। वो टेंडर से हुआ था फिर, ऑल्दो हमें भी उसी प्रोसेस में घुसना पड़ा, लेकिन हमने किया वो। दोस्तों, एक लड़की जिद से बिहार सरकार में टूरिज्म की वेबसाइट का मेकओवर करती है। वंडरफुल। फिर और वो अप्रिशिएट भी बहुत हुआ। नीतीश जी के संवाद कक्ष में पहली बार वेबसाइट लॉन्च हुई थी, और पहली बार किताब भी लॉन्च हुई थी, हमारी बुद्धा इन बिहार किताब। और इस किताब का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसमें हिज हॉलीनेस दलाई लामा का फॉरवर्ड है। क्या बात है। तो ये हमारे लिए बहुत। दलाई लामा से आप कैसे कनेक्ट किए? ओह वाओ। हमने सोच ही लिया था कि हमें इस किताब को का इम्पोर्टेंस और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। करेज आया कहाँ से था, ये पहले बताइए। दलाई लामा के बारे में बाद में बात करेंगे। करेज किस बात का, मतलब मैं किस बात का मैं बताता हूँ। एक लड़की, अगेन मैं लड़की कह रहा हूँ भले, लेकिन क्या होता है ना कि हम घर से निकले हैं, मम्मी को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के बिहार में, ठीक है, और अब दलाई लामा के पीछे हैं। पहले सरकार के पीछे थे। इसलिए मैंने पूछा कि ये करेजियस और इतना पैशनेट कैसे? सी लाइफ में मुझे ऑलवेज ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं, हटके करने वाला तो इरादे ऑलवेज रहे हैं, वो तो दिख भी रहा है। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब मैंने स्टेप ले लिया था तो वो स्टेप था मेरे फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए। अच्छा। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री देखी नालंदा की, क्योंकि हमारी किताबों में एक पन्ना था नालंदा का कभी, और वो पन्ना याद भी नहीं था हमें। लेकिन जब मैंने डॉक्यूमेंट्री के बारे में जब मैंने पढ़ा, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट था। जब मैं गई तो मेरे अंदर, और मेरा ये नहीं था मैं वापस आऊँगी, बस डॉक्यूमेंट्री बनानी थी मैंने, दैट्स इट। लेकिन जब मैं गई तो मैंने वापस आना लिखा हुआ था, और कहीं ना कहीं मेरा नाम जुड़ा हुआ है बिहार से। मेरा नाम वैशाली है, इसी में ही वैशाली का कर्ज था आपके ऊपर, और आप वैशाली को उतारने एंड वैशाली इज द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ये एक
इट वाज विहार था, बिहार एक विहार था, और वैशाली एक अपना उसका एक वर्चस्व रहा है। डेमोक्रेसी की शुरुआत वैशाली से हुई है। थोड़ा वैशाली के बारे में बताएंगे आप? ओह, वैशाली के बारे में ये कहूँगी कि वैशाली लिच्छवी गणराज्य रहा है, और वैशाली ही वो जगह थी जहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई दुनिया में। जी बिल्कुल, और इसीलिए उसे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं ट्रैवल करती हूँ, उसमें मेरा स्लोगन है, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये उसलिए है क्योंकि ये बेसिकली अब्राहम लिंकन के कोटिंग है जो डेमोक्रेसी के लिए थे। और सिंस डेमोक्रेसी मुझसे, मेरे नाम से जुड़ी हुई है, तो मैं ये कहती थी। और आज भी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जब भी मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि जब भी मिलते हैं तो पहले ये बोलते हैं, दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सो दैट्स हाउ थिंग वाज। बाय द वे, वैशाली इज अ ट्रैवलर ब्लॉगर, और आप इनको इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे रगों में खून है, कर्ज है बिहार का, बिहार की धरती का, और हमने जिस नज़र से वैशाली ने देखा बिहार को, शायद हमने उस नज़र से बिहार को नहीं देखा। आइए समझते हैं इनसे कि वैशाली के बाद जब आप बिहार बुद्धा सर्किट पे काम कर रही थी, तो मुझे पता चला कि फिर आप एक्सप्लोर करने के लिए ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण, उसके बारे में बताएंगे? या बेसिकली हमने जब ये देखा कि बोध गया में लोग आते हैं लेकिन फिर आगे कहीं नहीं जाते, क्योंकि एक डर का माहौल रहा था पहले, तो इवन होटल वाले भी उन्हें गाइड नहीं करते हैं। आप बात कर रही हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की, जो पटना आते हैं और पटना से बोध गया जाते हैं, फिर बोध गया से वापस अपने देश चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन टूरिस्ट कभी नहीं आते थे बिहार के अलावा, जो अपने गांव में या वैसे जाते हैं, लेकिन फॉरेन टूरिस्ट आते थे, बड़े बड़े अच्छे टूरिस्ट आते थे, बिकॉज बोध गया एनलाइटनमेंट की प्लेस है। वो जगह है जहाँ पर सारे बौद्धिस्ट को लाइफ टाइम में एक बार वहाँ आना है माथा टेकने के लिए, बोधि टेम्पल के में। तो वो जगह पे ना कि सिर्फ बौद्धिस्ट, यूरोपियंस भी आते थे, एंड यू नो इट वाज अ प्लेस वेयर आप अगर अब आज भी जाएंगे, वो जगह ऐसे लगता है कि वो कोई बिहार, मतलब इंडिया में नहीं, ऐसे लगेगा फॉरेन कंट्री में आ गए। मतलब जस्ट मीन टू से कि वहाँ से फॉरेनर्स दिखाई देंगे आपको। आप जब पहली बार देखें कि यहाँ तो फॉरेनर आते हैं, तो आपको लगा कि क्यों नहीं इसको थोड़ा सा स्टेज? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो जगह पे सेकेंड हाईएस्ट फुटफॉल है, वो जगह पे क्यों नहीं इनकम है टूरिज्म की, मुझे ये लग रहा था। आपको क्यों नहीं बिहार में टूरिज्म इतना फला फूला? उसका रीज़न ये था कि जो 2 दशक से जो क्राइसिस रहे हैं, इवन वहाँ के जो बच्चे थे। क्यों? हम पीछे भी जाते हैं तो बिहार के बारे में आप देखिए। जी बिल्कुल, मतलब डर का माहौल जब से रहा, मैं उसके बारे में ज़्यादा कह सकती हूँ। हाँ, उसके पहले भी लोग आते थे बिहार, ऐसा नहीं है बिहार नहीं आते होंगे, लेकिन उसकी जो टूरिज्म की जो अवेयरनेस है, वो बिहार में उतनी आपस में ही नहीं है, अपने लोगों में नहीं है। एक सवाल मैं यहाँ लूँ आपसे, आप बिहार से नहीं हैं जी, ठीक है ना? देखिए क्या है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो अपने देश में सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स देता है, सबसे बोल्ड एंड पावरफुल पॉलिटिशियन प्रोड्यूस करता है। बिहार के लोग पूरे देश विदेश में एक धाकड़ वाली छवि रखते हैं और कहते हैं ना, एक बिहारी सब पे भारी। इतना सब कुछ होने के बाद भी बिहार टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट करने की दिशा में सोच पाया तब, जबकि आप सोच पा रही थी 2006-07 में? शायद यही रीज़न रहा होगा कि मैं सोच पाई, क्योंकि अगर बिहार ऑलरेडी सोचता तो मेरे सोचने की ज़रूरत क्या थी? इट इज़ सिंपल, मतलब अगर वहाँ पे ऑलरेडी अगर फ्लरिश था तो मैं क्या कर लेती, मैं क्या ज़्यादा कर लेती? ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बना सकती थी, मेरी अपनी रिसर्च जो किया हुआ है उसकी। लेकिन ये सोच आना कि भाई टूरिज़्म को एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि क्या है, देखिए बिहार जब झारखंड के साथ था, ठीक है, तो उसके पास इंडस्ट्री थी। झारखंड जब अलग हो गया तो उस कोल माइंस एंड वो सारा अलग हो गया। अब बिहार के पास कोई इंडस्ट्री कहाँ बची? तो अब बिहार के पास इनकम के लिए क्या चीज़ है? तो बिहार के पास टूरिज्म है, जो उसके पास है,
उसके पास और 2 सोर्सेस हैं जिससे वो इनकम कर सकता है, ठीक है। एक सोर्स ये भी है कि उसका एग्रीकल्चर, जिसमें वो वेयरहाउस और ये सारी चीज़ों पर भी वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा नहीं था। मैं देखती हूँ ना कि गाँव में जो भी सब्जी तरकारी जो भी है, जो भी अगर बिकती है वो ठीक है और बाकी सारा फेंकने में जाता है। तो इसको प्रिजर्व करना, इसको वेयरहाउस में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना, तो ये सारी चीजें जो सस्टेनेबल है वो हो सकता था। क्यों नहीं, यही तो सवाल था मेरा, क्यों नहीं वहाँ की सरकार, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ का एंटरप्रेन्योर्स के जहन में ये बात आया जो बात आप 30 साल की उम्र में सोच पा रही थी? मे बी इसके बारे में मैं इतना नहीं इसलिए बोल पाऊंगी बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट पोजीशन कि मैं गवर्नमेंट के मे बी मजबूरियां रही होंगी, या बिहार के लिए ये पहला ज़रूरी था कनेक्टिविटी। बिहार का जो पहला मूवमेंट रहा, क्योंकि जब हम एक्सप्लोर करते थे ना, ऐसा सिचुएशन आता था 5 किलोमीटर का रास्ता कवर करने के लिए रास्ते खराब थे। पहले ये बोलते थे ना कि अगर कुछ कहावत थी, मुझे याद नहीं आ रही है, कि रास्ते जो खराब होने वाली एक कहावत है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। लेकिन हम जब क्रॉस करते थे कोई भी रास्ते, तो हमें पहुंचने में 5 किलोमीटर को क्रॉस करने में हमें कम से कम 2 घंटे लग जाते थे, अगर आपको कार बचाते हुए चलनी है तो ये हाल था। क्या अच्छा, एक चीज मैं बताइए मुझे, 18 वर्षों में क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि बिहार जातियों में उलझा हुआ और बटा हुआ रह गया? वो तो आज भी है। खैर, मैं क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन प्लेस से आ रही हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए जाति प्रांत, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी अपनी कास्ट या क्या है, वो मुझे भी नहीं पता था, बीइंग गुज्जू। तो लेकिन वहाँ जाने के बाद हाँ, मैंने देखा कि देयर इज मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स भी कास्ट बेस्ड है, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लोगों को, लेकिन हाँ, बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत अवेयर हैं। उनको पता है अच्छे से कि हमारे लिए क्या है, ठीक है, कौन काम कर सकता है, ये है। इसीलिए आज तक नीतीश जी मतलब काम किए हैं, और उनका विश्वास भी नीतीश जी पर बहुत था, क्योंकि हम जब गांव में जाते थे तो वो लोग कहते थे, ये मैं कहूँगी, तो 10,000 रुपया देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? अगर इतना भरोसा था। ये तो पॉलिटिकल हो रहा है। छोड़ते हैं हम लोग। क्योंकि देखिए, एज आई टोल्ड यू दैट मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, और इस पर क्योंकि मैं अपने काम में फोकस्ड हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे ये काम करना है। तो हमने कई बार इवन गवर्नमेंट को वॉलंटरीली टूरिज्म पॉलिसीज में भी कैसे क्या किया जा सकता है, मतलब हाउ यू कैन ग्रो टूरिज्म। फिर रोड, आप जो क्या बोलते हैं उसे, वी कैन डू रोड शोज, वी कैन डू महोत्सव। तो आप और बॉम्बे छोड़ के कंप्लीटली बिहारी बन गई क्या? बस ऐसे ही समझ लीजिए, मैं तो अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ बिहार हो चुकी हूँ। नहीं, आप थी वैशाली। जी, मतलब बिहार सोचे ना सोचे, मैंने तो सोच लिया, अब मैं तो बिहार की बेटी हूँ। तो मेरा कोई ब्लड रिलेशन कोई नहीं था। हाँ जी, सॉरी, जमीन लिया कि नहीं बिहार में? उतना पैसा कमाए तो जमीन लेना। ठीक है, अब ये बताइए कि क्या बिहार टूरिज्म में आपके आने के बाद से बिहार टूरिज्म में क्या बदलाव आया? मैं ये कहूँगी कि बिहार टूरिज्म में हम लोगों ने वेबसाइट बनाई, जैसे आपको मैंने कहा। तो एक बिहार टूरिज्म के लिए एक तो शोकेस करने के लिए हो गया कि हमारे पास क्या क्या है। हमने इको टूरिज्म से लेकर के ऑल सर्किट्स, सूफी सर्किट से लेके रामायण सर्किट से लेकर के, सिख सर्किट से लेकर के, हिंदू सर्किट से लेकर के बुद्धिस्ट सर्किट, ये सारा हमने कवर किया। और इवन हमने इको टूरिज्म और इवन डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने सेग्रीगेशन किया कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। ये सब आपने करके सरकार को दिया जी, वो वेबसाइट में, क्योंकि हमें डिमांड नहीं थी सरकार की कि हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है। हमने बोला था कि हमें ऐसा वेबसाइट बनाना है, जिस वेबसाइट के लिए इट वाज लाइक आप 38 जिले घूम ही लीजिएगा तो आपको कितना खर्चा होगा। आप सारे इलाके घूम रहे हैं, उसी दौरान हम कैमूर में घूम रहे हैं, घाटियों में घूम रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो ये सारा हमने अपने शौक से किया, अपने पैशन से किया, और अपना ये दृढ़ निश्चय था कि हमें टूरिज्म के लिए जो चीज़ कम से कम जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या है तो वो लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने इसलिए किया। और
फिर टूरिज़्म को भी हम पर विश्वास था, तो उन्होंने हमसे इवन राजगीर पर हमने किताबें फिर बनाई, वैशाली पर बनाई, मतलब काफ़ी सारी किताबें हमने फिर पब्लिश की। पीछे मुड़ के जब आप देखती हैं, हाँ जी, तो क्या आपके 3 बड़े अचीवमेंट लगते हैं जो आपको लगता है कि आप बिहार को दे पाई? ओह वाओ, एक तो ये कि हमने बिहार को एक टूरिज़्म का इतना बड़ा आर्काइव दिया है, इतना बड़ा आर्काइव दिया है कि टूरिज़्म का, जैसे मैंने कहा कि वेबसाइट के थ्रू तो दिया ही दिया, किताबों के द्वारा दिया ही दिया, लेकिन एक बात जो बिहार में है वो ट्रेजर है, हिडन ट्रेजर बिहार का, जो इंडिया के लिए भी प्राउड फील करने लायक है। फॉरेन कंट्री में अगर वो एक जगह भी होता तो उसका पूरा स्टेट का टूरिज्म उस पर चलता। क्या बात कर रहे हैं? और बिहार में है रॉक आर्ट पेंटिंग। रॉक आर्ट पेंटिंग? Yes. क्या होता है ये? रॉक आर्ट पेंटिंग जैसे आदि मानव जमाने में वो लोग केव्स में पेंटिंग्स उकेरा करते, गुफा में पेंटिंग्स उकेरा करते थे। अच्छा जी, और वो पेंटिंग आज भी बिहार में है। जी, आपने देखा है? जी बिल्कुल, हमने उसको डॉक्यूमेंट भी किया। एक्चुअल में हम लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे टूरिज्म को, उस दौरान हमें गांव वालों से पता चलता था कि मैडम उधर कुछ अंदर है ना, कुछ पुताई की हुई है, वैसे बोलते थे, और कुछ लाल लाल में है, कुछ काला काला में है। फिर हमने जो गांव के और आसपास में कुछ स्कॉलर्स भी होते हैं, जो लोगों ने कुछ देखा होता है, लिखते हैं, हमने उनसे पूछा। फिर एक विकास वैभव जी हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने कैमूर रोहतास में वर्क किया था, और नक्सल खत्म करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है? जी, और उन्होंने सिर्फ नक्सल खत्म नहीं किया था, सरेंडर करवा करके उन्होंने गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन भी दिया था। ये सबसे बड़ी बात है। तो उनको मैं ऑलवेज अप्रिशिएट करती हूँ, विकास वैभव जी को। और उनसे भी हमने, क्योंकि हम जब काम करने लगे थे ना, तो ब्यूरोक्रेसी में भी लोग जानते थे। अब हमें पता था किस किस को हमें अप्रोच करना है, अगर हम कर रहे हैं, हमें जाना था। अब हम बताते हैं कि वो जो हम नहीं, मैं बताती हूँ कि अब वो बिहार में हम बोलते हैं भोजपुरी सीखी कि नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत। तो फिर ये हुआ कि बिहार में हमने करीबन 400 ऐसी गुफाएं ढूंढी हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रॉक आर्ट पेंटिंग है। क्या बात! जो 5000 साल से 10,000 साल पुरानी तक की रॉक आर्ट पेंटिंग है। वाओ! प्री हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, मेडिवल, प्री मेडिवल एंड हमारे पास मेसोलिथिक पीरियड तक की रॉक आर्ट पेंटिंग है। सुपर! जो हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं किया, हमने जीपीएस ट्रैकिंग से लेकर के, उसका मेजरमेंट से लेकर के, एज आइडेंटिफिकेशन से लेकर के, किस गांव से जा सकते हैं और कहाँ कहाँ केव में कौन कौन से पेंटिंग, और उस पेंटिंग का मतलब क्या है, उसका पूरा रिपोर्ट बना करके हमने गवर्नमेंट को दिया है। तो करीबन 200 रॉक आर्ट पेंटिंग का हमने गवर्नमेंट को दिया है, और करीबन 200 अभी भी मेरे पास है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वापस ले सकती है। लेकिन वही हमने दिया वो चीज़, और वो बिहार के पास सबसे बड़ी धरोहर है, मैं कहूँगी। और उसके अलावा अभी जो मैंने सपना देखा था 2007 में, वो सपना मैंने देखा था कि नालंदा को मैं वापस यूनिवर्सिटी बने, जो पिछले साल बनी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन भी किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो कि 450 एकड़ में फैली हुई है। ग्लोबली लेकर के जाएं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से। आज एआई का ज़माना है, हमको सिखाना भी उस तरीके से ही लोगों को पड़ेगा आज के परिप्रेक्ष्य को लेकर के। तो इस यूनिवर्सिटी में, हम नालंदा यूनिवर्सिटी में ये जो लिटरेचर फेस्टिवल लेकर के आ रहे हैं, जो ऑथर्स को लेकर के आएंगे, और जो डिस्कोर्स होगा उसके अंदर चर्चाएं वैसी हो जिसको हम आगे लेकर के जाएं ग्लोबली, कीपिंग इन माइंड अवर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो लेगेसी थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जिसने देश विदेश के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जहाँ पे आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया, जहाँ पे नागा अर्जुन, और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, मतलब नागा अर्जुन वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, वहाँ के शिक्षक भी रहे हैं। हुनसांग एक ट्रैवलर, वो भी वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने, हुनसांग ने तो अपना एक ट्रैवलॉग में ही, उन्हीं से पता चला है नालंदा के स्ट्रेचेस और सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा आर्काइव है, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं,
इन सब को कैसे हम वापस रिवाइव कर सकें। वो जो खिलजी ने जलाई हुई जो लाइब्रेरी थी, जो 6 महीने तक जलती रही, उस लाइब्रेरी को वापस फॉर्म करें। ये सच्चाई है क्या कि खिलजी ने? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये क्या है, टर्किश इन्वेडर्स आए, खिलजी आया, ठीक है, तो इन्होंने 6 महीना तक जलती रही। जी इसका बिल्कुल। क्या एविडेंस है? क्योंकि वो लाइब्रेरी में किताबें 1, 2, 10,000 नहीं थी, वहां पे मिलियंस ऑफ बुक्स थी। लेकिन उस जमाने में क्या पेपर वेपर वैसे होते थे क्या? उस जमाने में जो आज भी वैसे पेड़ आते हैं जिनके बनते हैं पत्ते पे नहीं, वो एक पर्टिकुलर उसके बनाए जाते थे स्लैब्स, रेक्टेंगल स्लैब्स, जो कि आप मोस्टली देखेंगे कि वेद और वो सब उसमें लिखे हुए रहेंगे, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स उसमें लिखी हुई रहेंगी। तो ऐसे हाँ जी तो हम अभी मैं नेपाल गई थी तो मैंने वो पेड़ भी देखा जिसकी उसको शाल बोलते हैं, शाल का पेड़ बोलते हैं, हाँ उससे बनता है। तो वो उस पे लिखा जाता था और तभी वो जो पंख होता था उसकी इससे नोक से और फिर स्याही से वैसे लिखा जाता था। तो ये सारी चीज थी। वो पेन तो मैंने भी बचपन में देखा। जी मेरे पास भी एक है। उसको कौन सा कोई जानवर है उसके वो बाल से निकलता था। तो पॉर्क्यूपाइन मेरे ख्याल से, पॉर्क्यूपाइन का तो कांटों वाला जो उसका होता है, एक वो होता है और जो पंख वाला होता है वो अलग होता है। अच्छा। हाँ तो ऐसे रहा। और हमारा ये है कि हम फिर इसमें मेरा जो मेन ऑडियंस, मेरा प्लान है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मैं इसमें यूनिवर्सिटी से जोड़ना चाहती हूँ कि दुनिया जहान की यूनिवर्सिटी के बच्चे इस यूनिवर्सिटी को देखने ही नहीं आए, इसका जो वर्चस्व है उसको समझने आए और उसकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा। आप बिहार 18 साल से जी रही हैं जी, और आप 30 साल महाराष्ट्र मुंबई में जी हैं जी। अगर बिहार को एक नया आयाम देना हो, जिसमें लोगों के हाथ में रोजगार भी हो जी, एक संपन्न बिहार भी हो, तो आपका क्या लगता है कि आपको क्या दिखता है कि कैसे ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही कहा आपको कि टूरिज्म, वहाँ पे सिर्फ बालू है, हमने टूरिज्म को पकड़ने का मतलब क्या था? टूरिज्म, आपको पता है टूरिज्म जो है वो पूरी की पूरी कंट्री की इकोनॉमी को संभाल सकता है। वाओ। टूरिज्म के अंदर उतनी कैपेसिटी होती है। ये बात अपने सरकार को नहीं कही? कही है, इसलिए अभी तो इवन सरकार भी काफी सारा काम टूरिज्म पे करी है, इसमें ना नहीं बोलना चाहिए। अभी तो इवन छोटे छोटे बच्चे मैंने तो देखा कि रील्स बनाते, क्योंकि अब तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ये सब हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, अब लोगों को बिहार के बारे में बहुत कुछ पता है। अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने जो भ्रमण किया था, अभी मेरे को वापस एक बार भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें और बता रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज लॉट। इंडिया जो है ना वो इनफ है कि इंडिया के लोग अपनी ही इंडिया को देख लेना, तो उसमें इतनी जगह, मेरी इस एक लाइफ टाइम में मैं इंडिया को पूरा नहीं खंगाल पाऊंगी, मैं बिहार को ही नहीं पूरा खंगाल पाऊंगी, मैं ये बोलती हूँ। उसके पास इतनी अच्छी धरोहर है, चाहे आप मधुबनी जाइए, मिथिलांचल पूरा घूम लीजिए, चाहे आप जो है आप पूरा वेस्ट चंपारण जाइए, आप वाल्मीकि नगर जाइए, इको टूरिज्म, हो कितना खूबसूरत जंगल है। आप ये सर्किट पकड़िए, आप ककोलत एरिया पकड़ लीजिए आप, क्योंकि मैं जिस उस किताब पे आप जब बात कर रहे थे कि क्यों हमने ये सोचा ईस्ट चंपारण, वैशाली, वेस्ट चंपारण, तो मैं वापस उस बात पे आती हूँ कि जो बुद्धा इन बिहार किताब थी, वो बुद्धा इन बिहार किताब का मोटो ये था कि बोध गया में जो टूरिस्ट आते हैं उनको कैसे मैं डाइवर्ट कर सकती हूँ। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, वो था बोध गया, राजगीर, जहानाबाद। एक ट्रैवलर आता है कहीं से, मुंबई से, वो लग्जरी टूर नहीं करना चाहता, हमने उसमें कहानी ऐसे गढ़ी थी, और वो जो है एक ट्रैवलर की तरह आता है पीस के लिए, बोधि टेम्पल के नीचे बैठता है और उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये बुद्ध कहाँ से आए थे, और हम जर्नी शुरू करते हैं। तो हम कहानी टीचिंग के साथ साथ शुरू करते हैं, और हमने उसका ट्रायंगल बनाया। वो बोध गया जाएगा, राजगीर जाएगा, नालंदा घूमेगा, विश्व शांति स्तूप जाएगा, मतलब अब घोड़ा कटोरा हुआ, तब नहीं था, वहाँ घूमेगा, और उसके बाद फिर जहानाबाद आएगा जहाँ बराबर केव्स हैं,
उस बराबर केव्स में घूम करके, इट इज़ प्रिकर्सर्स टू अजंता अलोरा, मतलब उसके पहले के केव हैं। और उसके बाद वो पटना आएगा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा से वो जाएगा वैशाली, पाटलिपुत्रा में भी बुद्धा स्मृति पार्क है, ठीक है। अब नया म्यूज़ियम हो चुका है, बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है, एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम है, वहाँ घूमेगा, तख्त मंदिर से आ जाएगा और उसके बाद फिर जाएगा। मैं तो लेकिन बुद्धिस्ट सर्किट कर रही थी, तो मैं उस हिसाब से कर रही थी। अभी क्या सीन है कि बिहार में फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो स्टे कर रहे हैं लॉन्गर टाइम के लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब तो घूमते हैं, अब तो घूमते हैं। बड़ा है बिहार का? जी बिल्कुल, टूरिज्म इज एक्सप्लोर्ड, बट स्टिल आई फील क्या कंट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है? बस मेरा कंट्रीब्यूशन मैं क्या बोलूंगी, मैं कौन हूँ जो बहुत कंट्रीब्यूट कर दूंगी। लेकिन एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी 2%, 10%, 5% ये एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। बस मैं यही कहूँगी कि मैं अभी ये देख रही हूँ रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म के माध्यम से, लाइक गया में लोग आते हैं पितृपक्ष मेले में, ठीक है, बहुत भीड़ जमती है, वो इंडियन टूरिस्ट होते हैं। आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? ये नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से मैं वहाँ का कॉरपोरेट टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली हूँ। वाओ। बिकॉज कॉरपोरेट टूरिज्म ऐसे ही नहीं आता है। वहाँ पे मेरा इरादा है कि वहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो, सेमिनार्स हो, लोग वो जगह पर आएँ, क्योंकि आज की तारीख में कॉन्फ्रेंस जो हैं बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हैं वो ऐसी जगह पर अपने स्टाफ को लेके जाना चाहते हैं, अपने ऑफिसर्स को लेके जाना चाहते हैं जो टूरिस्ट सेंट्रिक हो और जो सेफ हो और जहाँ पे फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आज बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत अच्छा है। अब होटल्स भी बहुत अच्छी हैं, पहले 5 स्टार होटल नहीं थी, अब 5 स्टार्स भी आ गई हैं। पटना में भी है, पटना में ताज आ चुका है, ठीक है, और भी होटलें आ रही हैं। पटना में लेमन ट्री है, जहाँ पर हम सबमिट करते आ रहे हैं आज पिछले 5 साल से। तो हमारा और एक जो हिस्सा है वो है, हम मेरा अमात्य फाउंडेशन नाम से कंपनी है, ये हम अमात्य मीडिया इन्फो प्राइवेट लिमिटेड में करते थे, पब्लिशिंग, रिसर्च, ये वो। हमने अमात्य फाउंडेशन भी तभी ही रजिस्टर किया था, लेकिन हमें कोई CSR एक्टिविटी से पैसे नहीं कमाने थे। हमने क्या किया कि हमने ग्लोबल, मतलब हमने एक समिट किया था 2012 में, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के किया था। हमने पिछले 2021 से लेके आज 2025 हुए 11 समिट्स किए अंडर ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव। आपको तो पता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसे कहते हैं, ठीक है, वो एक एंशिएंट रूट रहा है और हम उसे रिवाइव करना चाहते हैं, ट्रेड रूट को, और वापस हम लोगों को बुलाना चाहते हैं बिहार। उसके लिए हम लोग समिट करते हैं और वो बिहारी जो बिहार से बाहर काम कर रहा है और वो बहुत अच्छे पोस्ट पर है, अच्छी कंपनी में हैं, उनको बुला करके एक डिस्कोर्स करते हैं। और हमने कई ऐसे स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। हमने उनको मतलब उनके इन्वेस्टमेंट्स दिलाएं स्टार्टअप्स को बिहार में। जी बिल्कुल। तो इनक्यूबेटर्स को, और उसके अलावा हमने कई ऐसे बुक्स भी पब्लिश करवाए कई लोगों के। तो हमारे इवन क्या बोलते हैं, हमारे समिट में लॉन्च भी हुआ है बुक्स बाय गवर्नर, बाय डेप्यूटी CM, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स भी आए हैं। अगर हम इंडस्ट्री का करेंगे तो हम इंडस्ट्री मिनिस्टर को बुलाते हैं, ताकि अगर इंडस्ट्री में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं उनसे। फिर अगर उनको एज अ कैटलिस्ट हम रोल प्ले करते हैं विदाउट टेकिंग एनीथिंग। ये हम जो भी खर्चा करते हैं, कुछ स्पॉन्सर मिल गए तो मिल गए, बाकी हम जो अर्न करते हैं हमारे अपने रिसर्च वर्क से, हम वो उसमें डालते हैं। तो ये हमारा रहा। तो एक हमने कॉरपोरेट्स को कैसे हम बिहार में ला सकते हैं, ये इसकी मुहिम हमने चलाई, हमने 2021 में चलाई। उसके बाद अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब समिट्स करना शुरू किए। आज हम लोग 2025 एंड में है, 2026 शुरू होने जा रहा है जी। आपका अगेन सवाल यही है कि क्या आप सेटिस्फैक्शन लेवल कितना है जब आप पलट के देखती हैं अपनी इस 18 साल की जर्नी को? आपको नहीं लगता आप कॉर्पोरेट में रहती तो थोड़ा ज़्यादा अचीव कर रही होती? मैं जब मुंबई में थी तब मैंने हिंदुस्तान लीवर और हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने काम किया है। आफ्टर माय रिसर्च वर्क मेरा HR का एजुकेशन रहा है, ह्यूमन रिसोर्स में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है मैंने। लेकिन वहाँ पर मेरा भी इरादा वही था, क्योंकि मैं स्टेज पर्सन हूँ, मुझे
एक जगह पे मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे पाँव में भौंरा है बचपन से, इसीलिए तो मम्मी मुझे साइकिल नहीं लेके दे रही थी। तो मुझे वैसा काम नहीं करना था जिसमें कोई एम्बिशन ना हो। एज अ कॉरपोरेट में हाँ मैं बहुत पैसा शायद बहुत कमा सकती थी, और मे बी कहीं पे हो सकता है आज मैं किसी कंपनी में हो सकता है कि CEO होती या MD होती या जो भी है किसी कंपनी की, लेकिन जो काम मेरे रुचि का ना हो मैं वो करना नहीं चाहती थी। तो हिंदुस्तान लीवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्किंग प्लेस, और वहाँ पे लाइक मुझे 4A लेवल वहाँ पे सबसे ऊपर होता है ऑफिसर्स में। तो मुझे वर्कशॉप्स में इंटरेस्ट था कि वहाँ पे वर्कशॉप्स देना, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसके वर्कशॉप्स होते हैं वो मुझे लेना, बिकॉज मैं ह्यूमन रिसोर्स की थी। पर मुझे काम बाद में पहले हुआ, और बाद में मुझे ये था कि वो CBD बेलापुर में था, और फिर अंधेरी में चकाला में था यूनिलीवर, वहाँ पे गई। 4A लेवल के ऑफिसर के मुझे असिस्टेंस में था। मैंने उनको मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा कि सी आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं यहाँ बैठ के काम नहीं कर सकती हूँ। तो वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि लोग उस पोजीशन के लिए मरते हैं और मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं करना है। तो उन्होंने कहा वैशाली आर यू क्रेजी? मैंने कहा कि आई जस्ट डोंट वांट टू डू दिस सिटिंग जॉब। तो बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन आई थिंक दैट यू आर डूइंग अ मिस्टेक। लेकिन वो मिस्टेक मेरे लिए ठीक थी, ऑल्दो मेरे लिए अपना स्ट्रगल रहा, क्योंकि एक फ़ेज़ था जो जिससे मैं भी गुजर रही थी। लाइफ में हर एक के फेज़ होता है, लेकिन मैं उन चीज़ों को स्ट्रगल नहीं बोलती हूँ, मैं उन चीज़ों को एडवेंचर बोलती हूँ लाइफ का। यहीं पे मैं रुकूंगा। लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज क्या था जो आप फेस किए अपने लाइफ में? चैलेंज ये था कि मुंबई में फैमिली को छोड़ के बिहार में रेगुलर बेसिस पर काम करना। फैमिली को छोड़ के मतलब? वैसे मैं पर्सनल लाइफ को मैं डिस्कस नहीं करती हूँ कहीं पर, लेकिन आई हैव अ चाइल्ड, ओके, एंड मैं एक सिंगल मदर हूँ जो अराउंड समझ लीजिए कि पिछले 18 साल से बिहार आती हूँ। तो आई एम लिविंग माई फैमिली, माई डॉटर, एंड आई एम स्टेइंग इन बिहार। हाँ मैं ऑफ एंड ऑन करती थी, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसके लिए मैं वो रिग्रेट रहेगा कि उसको मैंने ज़्यादा वक्त नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए शायद ये मिशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गया था। वो एक मिशन बना लिया था मैंने, और वो बोलते हैं ना वो एक जुनून चढ़ जाता है, और वो चीज़ था। और ब्रेड बटर कमाने के लिए मैं बिहार नहीं आई थी, उसके लिए मुंबई इनफ है। करेक्ट। जितनी मेहनत मैंने अगर बिहार में की है, उतनी मेहनत अगर मैं मुंबई में कर लेती तो शायद आज मेरे पास बंगला होता। और अभी जमीन का एक टुकड़ा भी बिहार में नहीं है। आप सिंगल मदर का बात की जी, आप थोड़ा बताएंगे कि क्या चैलेंजेस था? चैलेंजेस में एज मैंने कहा कि सिंगल मदर है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होते हैं। इवन एक ऐसा फेज भी था, या दैट्स ओके, मे बी हो सकता है कि किसी के साथ अगर ऐसा हो तो वो ये ना समझे कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, नहीं। क्योंकि मुंबई में यूजुअली डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअल में मैं ऑलवेज चैलेंज को लेती हूँ, और मेरे लिए काम करना कभी भी एक टास्क नहीं रहा है। आई ऑलवेज लव टू वर्क, और मेरा ये पहले से ही था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी से आया है कि मैं जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ होगी, सांस होगी, तब तक मेरे को काम करना है। चाहे मेरे पास कितने भी पैसे भी आ जाए, कंफर्ट आ जाए, तब भी मेरे को काम करना है, ये मेरा है। और मैं बच्चों पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हूँ। और मैं ये भी सबको ही कहूँगी कि आपको अपने आप पे ही निर्भर रहना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप किसी को हेल्प ज़रूर करो, फैमिली को हेल्प करो, पर उतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए ना कि आप हेल्प कर सको। करेक्ट। सो मेरा ये कहना है। और हाँ, एक दौर ऐसा भी आया था कि जब मैं बैंकरप्ट भी हो गई थी, और उसी दौरान मेरा वो फेज़ था कि मतलब बिहार या मुंबई, ये वाला भी था। लेकिन फिर भी मैंने बिहार को ऑप्ट किया। मैंने ये चैलेंजेस किसी से कभी शेयर नहीं किए। आज ये आपके
पॉडकास्ट में आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं जानना चाहूँगा, मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि अगर एक मदर और अगर एक लड़की, एक महिला बॉम्बे से निकल के बिहार आती है तो इट वाज नॉट ए इजी चॉइस, नॉट एट ऑल। तो ये इतना डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि एक छोटी बच्ची थी आपकी। तो मैं वो जर्नी भी थोड़ा चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस तक जाए, जिनको लगता है, हमने भी जीवन में देखे, हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स है, यही लाइफ का ब्यूटी भी है। इनफैक्ट अगर हम बोले तो हम चाहते हैं उस डाउन्स को भी आप शेयर करें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। स्टोरी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में सिर्फ ये बता सकती हूँ कि क्या हुआ था। लाइक माई डॉटर वॉज हार्डली समझ लीजिए 7-8 साल की है, और अब कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो 6 साल की शायद। और उस दौरान लाइक ये था कि स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, ऐसा भी समय आया कि आई हैड टू चेंज हर स्कूल बिकॉज वो जिस स्कूल में जाती थी कैम्ब्रिज स्कूल में था, और चैलेंजेस ऑफ हैविंग हर विथ मी, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ रही। लेकिन बट फॉर मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉज दैट माई चाइल्ड वॉज विथ मी एंड आई हैव टू टेक द बेस्ट केयर ऑफ हर। उसको ऐसा मैं बनाऊँ कि लग्जरी नहीं, मैं उसको इंडिपेंडेंट बनाऊँ, कि उसको कभी किसी की भी ज़रूरत ना हो, उसकी माँ की भी ज़रूरत ना हो। ऐसा शायद आपको इसलिए भी दिमाग में आया होगा कि आपके पार्टनर ने दैट इज़ ओके, आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें लाइफ में होती है ना, वो चीज़ों को उकेरना नहीं चाहिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। ओके, बिकॉज आई बिलीव कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है, True. जो नहीं है वो नहीं था ही नहीं, वो है ही नहीं। हाँ वो है ही नहीं। Correct. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड लव योर सेल्फ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक फेजेस आता है, मेरे लिए भी वो एक फेज था जहाँ पे मुझे ऐसे लगा था कि एम आई नॉट दैट गुड, या कई बार ऐसे लगता है कि हमने क्या गलती किया या जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिचुएशंस आती हैं हर एक के लाइफ में, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उसमें से कैसे ऊपर आते हो, आप उस चीज़ को चैलेंज कैसे करते हो, आप उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना समझते हो। और मैंने कभी भी सिंपैथेटिक अप्रोच लेकर के लाइफ नहीं जी है, क्योंकि वो सिंपैथी के लिए है भी नहीं। ठीक है, आई एम कैपेबल इनफ, तो मैं वही बोलती हूँ कि हर एक को कैपेबल इनफ होना चाहिए उतना। जैसे मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि टुडे शी इज़ आइडियली 26 ईयर्स ओल्ड, और अपना काम कर रही है, अपने आप कर रही है, और मैंने ऑलवेज़ ये सोचा है कि सबसे बड़ा जो आपके पास होता है वो होता है आपका एजुकेशन। आपके माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड, फैमिली सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका अपना जो एजुकेशन है वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। तो सिवाय के चलो आपको कुछ ऐसा हो गया मेडिकल ये वो अलग चीज़ है, सर्कमस्टेंसेस अलग चीज़ हैं, लेकिन अदरवाइज वो कभी आपको नहीं छोड़ता। क्योंकि आज कई लोग हैं, जैसे बीच में आया कि फ्लड आ गया, फैमिली बह गई, किसी की डेथ हो गई आग में, घर जल गया, एक ही बच्ची रही, तो क्या करेगी? तो इट इज़ एजुकेशन दैट विल मेक हर एनी विच वेज, हर और हिम। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप उतने काबिल बने। इवन आपकी अगर इवन इफ़ शी गेट्स मैरिड, ओके, तो आई बिलीव कि उसके अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके जो पार्टनर का अगर कभी लॉस हो या कुछ हो तो उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि शी कैन रन द हाउस। करेक्ट। एंड इट इज़ नॉट अबाउट रनिंग द हाउस, इट इज़ अबाउट मेकिंग योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आई डोंट पैम्पर माई चाइल्ड। उसको तो ये इस बात की कमी रहती होगी हमेशा। शायद वो तो आपको उसको पूछना पड़ेगा। कभी नेक्स्ट टाइम। क्योंकि वो शायद मुझे बुरा ना लगे, हो सकता है उसलिए ना बोले, लेकिन हाँ वो तो है। मुझे ये चीज़ का रिग्रेट रहेगा कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, लेकिन हाँ मैंने उसको वो चीज़ दी है जो उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। सो दैट शी विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। चलो मेरे को कुछ हो जाता, समझो,
तो शी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन हर। कॉन्फिडेंस दिया है जो मेरे अंदर है वो मैंने दिया है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। चलिए वापिस आते हैं बिहार पे। ओके। क्या बिहार में बहार है या बिहार में बवाल है? ओह ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बिहार का बवाल ही व्यवहार में सवाल उठाता है और तो बाहर बाहर लाता है। सो बिहार में बाहर है। आज मेट्रो आ चुकी है बिहार में। आज बिहार की एयरपोर्ट बन चुके हैं और एक एयरपोर्ट आ रहा है बेटा में। दरभंगा में एयरपोर्ट है। बोधगया में तो था ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इवन पटना से भी अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चलेंगी। सो बिहार इज़ ग्रोइंग और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छी है। आप ये सोचो, जब नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का सोचा, सबसे पहला सवाल जो मेरे ग्रुप में था, क्योंकि पहले तो आप R&D करते हैं, ये था कि यार लॉजिस्टिक कैसे होगा पटना से नालंदा ले जाना। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हम चले, हमने एयरपोर्ट से जानबूझ करके कार उठाई, वहाँ से गए एयरपोर्ट तक गए, वहाँ से कार उठाई, अटल पथ से हम मरीन ड्राइव जो गंगा पथ है, मतलब गंगा घाट से, और वहाँ से मरीन ड्राइव से डायरेक्ट आपको कनेक्टिंग ब्रिज मिल जाता है टुवर्ड्स राजगीर। नो ट्रैफिक, नथिंग। 1.5 घंटे में आप 90 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं। बिहार में बिहार में। बाहर है, आइए ना बिहार में। यस, आइए ना बिहार में। और मैं तो सबको इनवाइट करती हूँ, मेरे जितने भी जानकार हैं सबको मैं तो ये तक बोलती हूँ आइए मैं घुमाती हूँ बिहार। युवा लड़कियों को आप एक क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे? वो तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। बस मैं ये कहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो सुबह उठ करके आईना देखना चाहिए, आईने में अपने आप को देखना चाहिए और कहना चाहिए कि आई लव यू, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक खुद से प्यार नहीं कीजिएगा तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना तो आपको हर चीज़ से प्यार हो जाता है। तो पहला तो वो चीज़ है। दूसरा है कॉन्फिडेंस। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस बात का होना चाहिए जो आपकी कैपेसिटी है, उस बात का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और फिर एक पैशन लाइफ में बहुत ज़रूरी है, एम बहुत ज़रूरी है। Correct. क्योंकि अगर आप जितना ऊंचा सोचोगे ना आप उस तक पहुंच ही जाओगे। एंड पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यू थिंक पॉजिटिव एंड थिंग्स विल हैपन। मैं जीती जागती मतलब प्रूफ हूँ कि मैंने जो जो सोचा लाइफ में वो हुआ है। और उसका एक एग्जाम्पल और दूंगी। रामनाथ कोविंद जी हमारे एक्स प्रेसिडेंट तभी गवर्नर थे, और उन्होंने भी हमारी एक किताब लॉन्च की, मधुबनी द आर्ट कैपिटल। वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के डेस्क पर भी है, वहाँ तक पहुँची। मैंने नहीं दी है वहाँ तक, लेकिन पहुँच गई, मेरे पास फ़ोटो है उसका। तो जब उन्होंने लॉन्च किया था रामनाथ कोविंद जी ने, तो वो मैंने प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद वो नीचे उतर गए। फिर उन्होंने जाना था, एक प्रोटोकॉल होता है इतने टाइम पे वो चले जाएंगे, तो वो हम लोग सब उन्हें सी ऑफ करने के लिए ले गए। और तभी नीतीश मिश्रा जी भी थे, और उन्हीं के एलन मिश्रा कॉलेज से हमारी किताब वो आई हुई थी उनके फाउंडेशन डे के लिए। अब उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं, वो अपनी कार में बैठ गए और मैं अपना देख रही हूँ। और मैंने मन ही मन बहुत पॉजिटिवली सोचा। मेरे पार्टनर ने कहा हमने तो इनसे बातचीत भी नहीं की। तो मैंने कहा कि हाँ यार, मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा कि काश कोविंद जी आप अगर शीशा नीचे करके थोड़ा हमसे बात कर लेते और हमें मतलब एक्नॉलेज करते। मैंने ये कहा ही अंदर का है, और उन्होंने शीशा नीचे किया और वो बुलाए। मुझे लगा शायद पीछे नीतीश मिश्रा जी को बुला रहे, तो मैंने उनको कहा कि आपको बुला रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो वो बोले नहीं वैशाली जी आपको बुला रहे हैं। मैं गई, मैंने कहा वाह मुझे बुला रहे हैं। तो आई हैड मेरे को तो बटरफ्लाइज होने लग गई थी। तो मैं गई और वो बोले कि तुमने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि मीठू, मतलब मैंने गुजराती वर्ड यूज़ किया था और मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, मिथिलांचल में मीठा होता है और हमारे में मीठू होता है, स्वीट होता है एंड ऑल दैट।
तो बोली कहाँ से हो? तो मैंने कहा मैं मुंबई से हूँ, फोरफादर्स गुजरात से हैं। और बिहार में कब से हो? तो तभी मैंने कहा, तभी मैं थी अराउंड, ये 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल पहले की, तो हाँ 7 साल पहले की। तो मैंने कहा कि अराउंड हो गए हैं 10 साल के आसपास, 10-11 साल हो। बोलते अच्छा, उतनी बात हुई। फिर मैंने, बोलते ना, चांस में डांस कर लिया। मैंने और एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा क्या मैं आपके साथ फ़ोटो खिंचवा सकती हूँ अगर आप कार से नीचे उतरे तो मुस्कुराए, जैसे वो बच्चा नहीं बोलता है ज़िद करता है लॉलीपॉप चाहिए। तो यू वोंट बिलीव, वो बाहर निकल आए। एंड दैट वाज माय सेकंड मिरेकुलस थिंग आफ्टर नीतीश कुमार, जो रास्ते पे मिले थे। ये बाहर निकल आए। बाहर निकल करके उन्होंने कम से कम हमारे साथ 10 मिनट के ऊपर बात की, 10 से 12 मिनट। उसमें मुझे भी नहीं पता फ़ोटो किसने खींचे, क्या खींचे। और मैंने उनको ये कहा, हमारी पहली किताब बुद्धा इन बिहार थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो मैं आपको प्रेजेंट करूँगी, भिजवा दूँगी। तो बोले मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। हम वहाँ पे भी फिर उनके हाउस में भी गए थे सिमिलरली। और ये एक इंसिडेंट हुआ उस दिन, और इसका भी फ़ोटो मेरे पास आ गया है कि किसी ने खींचा था, मैंने भी नहीं खींचा था, वो मुझे पता भी नहीं था। मैं तो उनसे बात ही कर रही थी। आप अगर वो फ़ोटो में भी देखोगे तो मैं बात कर रही हूँ उनसे, कोई पोज नहीं दे रही। आप अपने जीवन को एक लाइन में कैसे डिफाइन करेंगे? आई एम पॉसिबल। वाओ, क्या बात है। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। सुपर। और इम्पॉसिबल को ऑलवेज आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आई एम पॉसिबल। बहुत शानदार। लास्टली एक चीज और, अभी बिहार में क्या रिलेशनशिप आपका है बिहार सरकार के साथ टूरिज्म को लेकर? जी, जैसे कि मैंने कहा कि अभी नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल करने जा रही हूँ, और इस लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से मैं रॉक आर्ट पेंटिंग को भी दर्शाऊंगी, ताकि वहाँ पे जो भी राइटर्स आ रहे हैं, जर्नलिस्ट आ रहे हैं, नेशनल मीडिया आ रही है, और अगर भगवान करे, अगर नहीं मोदी जी आ जाएं और वो अगर देख लें, तो हो सकता है कि रॉक आर्ट पेंटिंग के थ्रू बिहार के लिए एक बहुत बड़ा ओपनिंग हो जाए। और कॉरपोरेट टूरिज़्म वहाँ पे हम ओपन कर ही रहे हैं, और इसको हम ग्लोबली लेकर के जा रहे हैं। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और मेरे और एक है कि नालंदा यूनिवर्सिटी अपने आप में काम कर ही रहा है। वहाँ पे वापस देश विदेश से ऑलरेडी आ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को ही नहीं लाए, पर हमारी जो लेगेसी ऑफ हमारा लिटरेचर है वो हम वापस कोई आर्यभट्ट निकले जो इन्वेंट करे कुछ वापस, मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी से लेकर योग से लेकर के सारी चीज़ों को हम संस्कृत को हम ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाएं। तो यही है सोच। वो हमारी भी शुभकामनाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि बिहार में बाहर आए जी और बवाल ना आए। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है जो मैंने सोचा है इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दूसरे स्टेट्स भी इन्वॉल्व हों इसमें। तो माय प्लान इज़, चूँकि हम झारखंड में बैठे हुए हैं, तो मैं वहाँ पे एक यूनिक चीज़ करने जा रही हूँ। ट्राइबल विलेज हम वहाँ पे शोकेस करेंगे, जिसमें हम थारू ट्राइब को तो शोकेस करेंगे ही, जो कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है, लेकिन मैं इवन झारखंड के ट्राइब को भी शोकेस करने वाली हूँ। तो झारखंड का ट्राइब हम दिखाएंगे। उसका रीज़न ये है कि हम झारखंड टूरिज़्म को भी, क्योंकि एक बार ये भी मेरा सपना रहा है कि मैं झारखंड टूरिज़्म को भी एक्सप्लोर करूँ, और झारखंड के उन ट्राइब्स को सिर्फ वैसे नहीं मुझे लाना है, उसके थ्रू टूरिज़्म बढ़ाना है, ताकि झारखंड के ट्राइबल टूरिज़्म को एक मौका मिल सके हमारे इस चीज़ के द्वारा, और हम वहाँ पे उनकी किताबें भी कोई बनाएं, क्योंकि ऑथर्स आएंगे, सब लोग आएंगे वहाँ, उनके बारे में अगर बताएंगे, फोक आर्ट उनका होगा, उनके बारे में हम किताबें बनवा सकेंगे। तो आइडिया वैसा है कि हम उसके थ्रू एक नींव ओपन करें कि उस तरीके से कुछ हो। और एक है सपना कि हम विलेजेस में फ्यूचर में, मतलब धीरे धीरे होगा, हर चीज़ एक टाइम पे नहीं होती है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि व्हेन यू से देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो बोल देना चाहिए। और शायद अगर हमारे माध्यम से या किसी के भी, मतलब हमारे कनेक्ट के माध्यम से विलेजेस में पंचायत लेवल पे हम लाइब्रेरीज ओपन करें। तो ये भी है कि वहाँ के गांव के बच्चों को
एक्सप्लोर करने का, बुक पढ़ने का मौका मिले, एंड दैट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। सुपर, बहुत ये चीज़ है। बहुत शानदार। बस दोस्तों, मैं बात कर रहा था, आइए ना बिहार में, और बिहार के टूरिज़्म को एक टेक ऑफ देने में बेहतरीन काम करने वाली सशक्त महिला वैशाली जी के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉडकास्ट हमारे हर पॉडकास्ट की भांति पसंद आएगा। आपके जहन में कोई सवाल होगा, कुछ चल रहा होगा कि मुंबई से वैशाली निकलती हैं और बिहार आती हैं और बिहार में बस जाती हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा। मुझे और मैडम वैशाली को, दोनों को आपके कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं आपका भी धन्यवाद कि अभी तक मेरी बकबक सुन रहे थे। नहीं, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका इसलिए भी क्योंकि एक गुज्जू, फिर महाराष्ट्र, फिर सब छोड़ छाड़ के बिहार में, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और उन सब एस्पेक्ट को देखना जिसको हमने नहीं देखा, ईमानदारी से। एक पहलू और है, जाते जाते कहूँगी, एज अ वुमन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। आई एम द फर्स्ट लेडी ट्रेन ट्रैवल ब्लॉगर ऑफ इंडिया। वाओ, सुपर। इंडियन रेलवेज हमें इनवाइट करती है और फॉर न्यू ट्रेन्स, और मैं एक ट्रेन व्लॉगर भी हूँ। और इसको मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यूपीएससी और जो कॉम्पिटिटिव स्टडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेरे व्लॉग देख करके, क्योंकि हम जो व्लॉग में, बिकॉज मैं रिलीजियस टूरिज्म और ट्रेन व्लॉगिंग में करती हूँ, तो व्लॉग देख करके उनको आंसर्स मिलते हैं। वाओ। तो कई लोगों ने कहा है कि मैम आपने वो जो बताया था ना, उसका मेरा क्वेश्चन आया था एग्जाम में और हमने उसका आंसर दिया, एंड आई रियली लव दैट टू हियर कि बिकॉज मैं इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाती हूँ। तो एक और पहलू है जो वुमेन के लिए है, जो आपने कहा था। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो you दोस्तों, so much. आप अपना प्यार दीजिएगा। नमस्कार। रात्रि के 11:15 बज चुके हैं। मैडम का काफ़ी समय हमने लिया है। आपका ढेर सारा धन्यवाद और शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।